तो केमिकल बॉन्डिंग से या तो एक LAQ मिलता है आपको या फिर दो SAQs मिलते हैं। दुआ करो कि LAQ नहीं आना केमिकल बॉन्डिंग से, क्योंकि SAQs आराम से कवर हो जाते हैं आपके। अब यहां पर उन्हें ये दो क्वेश्चनों में से ज्यादातर पूछता ही पूछता हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन PCl5 मॉलिक्यूल एंड SF6 मॉलिक्यूल। तो अब यहां पर आप क्या करेंगे, पहले तो देखना है कि PCl5 मॉलिक्यूल में फॉस्फोरस होता है आपका सेंट्रल एटम, ठीक है। PCl5 में क्या होने वाला है, फॉस्फोरस होता सेंट्रल एटम। SF6 में कौन होता, सल्फर होता सेंट्रल एटम, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एक आता है इसका ग्राउंड स्टेट और एक होता एक्साइटेड स्टेट। 3s 3p एंड 3d। s में एक होता, p में 3 आते, तो डायरेक्ट खाली 3p लिख लो और 3d। अब यहां पर फॉस्फोरस के पास आउटर मोस्ट शेल में क्या आने वाले 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, याद नहीं है दिमाग में, क्लोरीन कितने हैं, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, समझ लो खाली, ठीक है। तो फिल कैसा करते हो, 1 2, उसके बाद आते 1 2 3, टोटल 5 हो गए। आप ऐसा फिल नहीं करेंगे, आप पहले क्लॉकवाइज वाले पूरे फिल कर देंगे, फिर रिपीट करेंगे आके एंटी क्लॉकवाइज। अब एक्साइटेड स्टेट में होता क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो पेयर करे हुए हैं वो जम करके आगे आ जाते। जैसा है 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहां से क्या हुआ, एक निकल के आ गया कहां पर, 3d में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले क्या लिखेंगे, PCl5 मॉलिक्यूल में फॉस्फोरस होता है आपका सेंट्रल एटम, उसके बाद द ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस आर बोल के दोनों लिख देंगे यहाँ पर। अब हो रहा क्या, देखो यहाँ पे 5 ऑर्बिट्स फॉर्म हो रहे हैं, 5 ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं। पहला है s का, 3 हो रहे हैं p के और 1 हो रहा d का। तो जो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, s का 1, p का 3 और d का, ये क्या कर रहा, जाके ओवरलैप करता क्लोरीन के 5 से, ठीक है। तो क्लोरीन के 5 एटम से ओवरलैप करने के बाद उन्हें फॉर्म करता 5 सिग्मा बॉन्ड्स। The 5 sp3d hybrid orbitals of phosphorus overlap with 5 chlorine atoms and form 5 sigma bonds. क्लियर है ये हो गया इसका फॉर्मेशन या बोलो उसका, फिर हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन PCl5 मॉलिक्यूल। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर देना है खाली। फॉस्फोरस बीच में है, एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे, इसका शेप याद रखना आपको, ये होता ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। एक क्लोरीन यहां पर, एक क्लोरीन यहां पर और एक क्लोरीन यहां पर, ठीक है। एंगल कितना होता है इसका, 90 डिग्रीज 120 डिग्रीज, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना है इसका, एक 90 डिग्री है और एक 120 डिग्री। क्या समझ में आया यहाँ से PCl5 का, ये अच्छा पढ़ लो, ये तो और मतलब सेम है दोनों भी। SF6 में सेंट्रल एटम कौन है, इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखा मैं 1 3 और ये 5, 3s 3p 3d। फ्लोरीन कितने अपने पास, 6, तो सल्फर में कितने रहना, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हम जब तक ये फिल हुए बाजूक नहीं आते हम ग्राउंड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट वाला, थ्री एस 3p 3d। यहां पर क्या हुआ, s के अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले हम p खाली करेंगे। p में एक एक्स्ट्रा दिख रहा है यहाँ पर पेयर करा हुआ, उसको सिंगल कर दो, अनपेयर करो उसको, तो ये यहां पर आ जाता। फिर आते हैं हम एक्साइटेड स्टेट नंबर 2, थ्री एस 3p 3d। अब ये जो एक्स्ट्रा यहां पर एक है उसको निकालो और आगे भेज दो, समझ में आया। तो यहां से बनने 6 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, s का 1, p के 3 और d के 2, 5 sp3d2 hybrid orbitals of sulfur overlap with 6 fluorines and form 6 sigma bonds.
समझ में आया ये आंसर? उसके बाद इसका स्ट्रक्चर होता है ना ऑक्टाहेड्रल, और इसका बॉन्ड एंगल होता 90 डिग्रीज। क्लियर है? ये दोनों में से ज्यादातर आंसर आता ही आता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से, हाइड्रोजन बॉन्ड। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, गिव एग्जांपल। सो फर्स्ट थिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके बीच में? पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम यानी H प्लस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उन्हें नेगेटिवली चार्ज भी रहना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होने वाला है? पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, अब ये हो सकता है कैसा? सेम मॉलिक्यूल में या डिफरेंट मॉलिक्यूल में। मतलब एक विद इन द मॉलिक्यूल भी बन सकता, एक डिफरेंट उसके जैसा सेम और एक जैसा। HF बोल के ले रहे हैं हम एक एग्जांपल, HF के अंदर या फिर और एक HF के साथ फॉर्म हो सकता है। और एक आने वाला है इसके अंदर ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, वो अपन देखेंगे भी एक टाइप्स में। आपको क्या याद करना है? हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, ये होता हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसमें दो टाइप्स के हाइड्रोजन बॉन्ड है। पहला आता इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में दिमाग में आना, और एक आता इंट्रा मॉलिक्यूलर, ये होता सेम सब्सटेंस। एक आता इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक आता इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट सब्सटेंस। तो यहां पर एग्जाम्पल लिखते हैं हम HF, H2O एक्सेट्रा। अगर मैं HF का एग्जाम्पल देख रहा हूं, एक HF ले लिया अपन, फिर दूसरा HF ले लिया अपन, फिर तीसरा HF ले लिया, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों के बीच में फॉर्म नहीं हो रहा। हाइड्रोजन एक होता पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम, और फ्लोरीन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसका चार्ज माइनस होता। तो देखा गया तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होना था, लेकिन यहां पर दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होता? डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ, इसका हाइड्रोजन और इसका फ्लोरीन, और इसको हम डिनोट करते डॉटेड लाइन से। जहां भी डॉटेड लाइन देखिए हम क्या बोलेंगे? वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब देखो यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर एक फ्लोरीन है, तो इनके बीच में फॉर्म होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आया? ये HF एक एग्जाम्पल है इंटरमॉलिक्यूलर का, जहां पर ये H और ये F हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, वो सेम टाइप का सब्सटेंस बाजुक है, उसके और ये फ्लोरीन के बीच में होता फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आया? उसके बाद अगर सेम मॉलिक्यूल में हो रहा, एटम और मॉलिक्यूल सेम उसके अंदर ही हो रहा, वो होता इंट्रामॉलिक्यूलर। यहां पर आप एग्जाम्पल देखते ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। अब यहां पर फेनॉल कैसा लिखते हैं हम? बेंजीन, बेंजीन के ऊपर आया था OH, ये होता फेनॉल। अब जहां पर भी आप OH दे रहे हैं ना, उसके आसपास के आपको पोजीशंस याद रखना है। बाजू का जो होता है वो ऑर्थो होता पोजीशन, ये ऑर्थो है, तो ये भी क्या हो जाने वाला है? ऑर्थो। अगर आप OH यहाँ पे लिए तो ये ऑर्थो होता और ये ऑर्थो होता पोजीशन आपका। तो हम अभी ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, नाइट्रो होता NO2, क्या होता? NO2। तो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल का मतलब है कि NO2 यहां पर आना चाहिए। ठीक, तो ये N, ये डबल बॉन्ड O, और ये होता सिंगल बॉन्ड O। समझ में आया? ये NO2, इसको हम रिप्रेजेंट करें कुछ ऐसा। अब फॉर्म किसके बीच में? देखो यहां पर एक ही सब्सटेंस है ना, एक ही एटम NO2, वो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। यहां पर दो अलग अलग थे, HF अलग था, HF अलग था, तो दो एलिमेंट्स के बीच में हुआ था अलग। बट यहां पर देखो एक ही उसके अंदर हाइड्रोजन क्या होता? पॉजिटिवली चार्ज। ऑक्सीजन क्या होता? इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में फॉर्म हुआ आपको हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आया? ये बस आपको दिमाग में ये रखना है, OH के बाजू की जो पोजीशन है वहां पर NO2 लेना है, यहां पे नहीं ले सकते आप। समझ में आया ये? तो ये होते इसके दोनों एग्जांपल। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है?
हाइड्रोजन बॉन्ड में कितने टाइप से? दो टाइप से, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। ये दोनों के बारे में लिखना और एग्जाम्पल 100% देना ही देना है। विदाउट एग्जाम्पल आपके मार्क्स कटने वाले हैं। और ये यूनिट से आप लोग पढ़ेंगे और आंसर पढ़ना है तो फजन्स रूल, 4 या 5 रूल्स है इसके ऊपर, वो अच्छे से एक बार देख लो आप लोग, समझ में आ जाता। और अगर कैपेसिटी है तो ट्राई टू लर्न कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब आ जाएंगे केमिकल बॉन्डिंग की, एक टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमओईडी। आपको एमओईडी उतारो बोलता हूं नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, ये एलएक्यू है, अगर कंबाइंड होके आया तो क्वेश्चन आता आपको राइट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम, या बोलता है ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, गिव देयर बॉन्ड ऑर्डर एंड देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो हम एक नाइट्रोजन का देखेंगे, ऑक्सीजन का आप लोग कर लेना। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता? 7। अब देखो यहां पर ये एक नाइट्रोजन का देख रहा हूं और एक नाइट्रोजन का यहां पर लिख रही हूं। ये 1s 1p, पहले आता 2s, फिर आता 2p, 2p में ये होता 2px 2py और ये होता 2pz। सेम स्ट्रक्चर यहां पर उतारो, 2s 2px 2py एंड 2pz। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर दो इसके अंदर, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। सेम फिलिंग बाजुक भी करो। अब इसका उतारने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम आप क्या करो, ये दोनों को कंबाइन करना है। ये होता 1s, या बोलो इसको सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता सिग्मा 1s, और यहां पर जो आता इसको बोलते हैं हम सिग्मा स्टार 1s। ये वाले होते बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले होते एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। स्टार आ गया तो समझना वो एंटी बॉन्डिंग है। अब देखो यहां पर दो टोटल मिलाए कितने हो गए? तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। पहले बॉन्डिंग फिल करेंगे फिर एंटी बॉन्डिंग फिल करेंगे। क्लियर है ये? सेम ऐसे यहां पर ले लूं, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। यहां पर टोटल कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 यहां के और 2 यहां के। उसके बाद जब यहां पर आते हैं, यहां अच्छे से देखना है जरा, सो यहां पर आता आपको 2px 2py पाई पाई, और यहां पर आता 2pz, ये होता सिग्मा। सेम यहां पर रिपीट करेंगे, ये होता पाई स्टार 2px, ये होता पाई स्टार 2py, और ये होता सिग्मा स्टार 2pz। अब देखो टोटल यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 3, टोटल मिला के 6। 1 2 3 4 5 6, 6 फिल हो गए, ऊपर वाले पूरे खाली है। तो ये होता आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम। बस आपको ये फिलिंग सही करने आना है। उसके बाद मैं आपको पूछता हूँ बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला याद रखना, वो होता NB माइनस Na/2, वेयर NB इज योर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब विदाउट स्टार वाले हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 4, और यहाँ पर टोटल है 6। 4 + 2 6, 6 + 2 8, 6 है, 6 2 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया। तो यहाँ पे NB 10 हो गया। और Na कितना है? यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग और यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग 4 है। तो फॉर्मूले में अगर सब्स्टिट्यूट करें हम, तो 10 - 4/2 6/2, तो दोनों के बीच में आता ट्रिपल बॉन्ड।
और इसका मैग्नेटिक नेचर क्या लिखेंगे? डायमैग्नेटिक। वाई? बिकॉज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। वो इसीलिए अगर आपके पास मोल्ड उतारने के बाद में अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखे, जैसा कि यहाँ पर पूरे पेड इलेक्ट्रॉन है, 6 है पेड है, यहाँ पे 4 है पेड है, यहाँ पे भी 4 पेड है, अगर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखा अनपेड तो बोलेंगे हम पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो उसको हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक। रीजन लिखना चाहें तो लिख सकते, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब उन्हें ऑक्सीजन का पूछता, ऑक्सीजन के लिए उसका आंसर होता 8, तो आप 8 ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो ये हो गया चौथा, ये हो गया चौथा, टोटल 4 और 4 मिला के 8 होते। 8 के लिए क्या करना, 6 तो यहाँ पर आ गए, 7 8, तो बॉन्ड ऑर्डर में थोड़ा चेंज होता। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अभी भी 10 ही है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग चेंज हुए, 2 + 2 4, 4 + 2 6। अगर हम सब्स्टिट्यूट करें 10 में से 6 गए तो बचा 4, 2 1 जा, तो बॉन्ड ऑर्डर आया 2 इसका, तो वो होता O डबल बॉन्ड O। और अब ये मैग्नेटिक नेचर इसका होता पैरामैग्नेटिक, बिकॉज 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पर, तो इसलिए हम बोलेंगे इसका पैरामैग्नेटिक नेचर होता। ये दोनों मिला के अगर आया तो LAQ है, अगर अकेला आ रहा तो SAQ है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर। यहां से एक SAQ है, पहला SAQ हम पढ़ेंगे डिराइव आइडियल गैस इक्वेशन। अब इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा था उन्हें, डिफाइन बॉयल्स लॉ या फिर स्टेट बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ एंड डिराइव आइडियल गैस इक्वेशन, या फिर व्हाट इज एन आइडियल गैस। उसके बाद में बोला डिराइव आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस बनती कैसा? बाय कंबाइनिंग 3 गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ। ये दोनों 3 लॉज को अगर हम कंबाइन करें तो एक इक्वेशन बनता which relates to volume, pressure, temperature and number of moles of gas। ये 4 टर्म्स मिलके एक इक्वेशन फॉर्म होता है, वो इक्वेशन को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो अगर हम देखें बॉयल्स लॉ क्या होता, व्हाट इज बॉयल्स लॉ, व्हाट इज चार्ल्स लॉ? तो बॉयल्स लॉ होता एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ होता एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो बॉयल्स लॉ क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता प्रेशर को, और उसमें क्या करेंगे हम चार्ल्स लॉ में प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अवोगाड्रो लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये आपको लिखना नहीं है, डेफिनेशन अगर पूछ रहा तो स्टेट करना है, अदरवाइज आप आइडियल गैस इक्वेशन का डेफिनेशन लिखेंगे by combining Boyle's law, Charles law and Avogadro law we get an equation related to volume, temperature, pressure, number of moles. This equation is called as ideal gas equation. उसके बाद क्या करेंगे, from Boyle's law ये पहला पॉइंट लिखेंगे आप, from Charles law ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, from Avogadro's law ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। सबके पास लेफ्ट साइड में वॉल्यूम है, तो राइट साइड पे जो जो टर्म्स है, जैसा पहले 1/p है, फिर इंटू टी है, फिर इंटू एन है, P इंटू वी हो गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटके यहां पर आता है कांस्टेंट, जिसको बोलेंगे हम R इंटू एन टी। तो आंसर क्या बना, PV इज इक्वल टू NRT, वेयर R इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसका नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। समझ में आया? अगर वैल्यू याद करके लिखना चाहें तो लिख सकते, जैसा आप आंसर लिख दिए, लास्ट में आप एक लाइन लिखना, where P is equals to pressure of gas, V is equals to volume of gas, N is equals to number of moles of gas, T is equals to absolute temperature and R is equals to universal gas constant। ये लिख के आंसर को कर देंगे हम फिनिश। समझ में आया? उसके बाद उन्हें पूछता स्टेट एंड एक्सप्लेन ग्राहम्स लॉ। स्टेट एंड एक्सप्लेन ग्राहम्स लॉ के साथ साथ उन्हें कभी उसके एप्लीकेशन भी पूछ लेता, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस। तो ग्राहम्स लॉ में देखो आप कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बात करेंगे। उन्हें बोला अगर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो जो गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन होता, जिसको हम बोलेंगे R, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है 3 फैक्टर्स। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस विच इज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ वेपर प्रेशर, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ये तीन चीजों को ने क्या रहने वाला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में आता और इन्हें क्लियरली बोलता स्क्वायर रूट का, तो इसलिए हम स्क्वायर रूट ऑफ डी, स्क्वायर रूट ऑफ वी डी, स्क्वायर रूट ऑफ एम। अगर मैं यहां पर इनके पास से प्रोपोर्शनैलिटी हटा दिया तो यहां पर कांस्टेंट आता विच इज 1/√d, 1/√vd एंड 1/√m। ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट। अगर इसको एक्सप्लेन करो बोला तो क्या करेंगे, कंसिडर टू गैसेस जिसमें पहली गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन है R1, दूसरी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन है R2। उसके बाद इसकी डेंसिटी होती D1, इसकी डेंसिटी होती D2। ये गैस की वेपर प्रेशर होता VD1 और ये गैस का वेपर प्रेशर होता VD2। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता M1, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता M2। क्या लिखेंगे, कंसिडर टू गैसेस whose rate of diffusion of two gases are R1 and R2. Let D1 and D2 are their densities, VD1 and VD2 are their vapor pressures, M1 and M2 are their molecular weights। तब अगर मैं कंबाइन कर रहा हूं इसको, जैसा कि R1 by R2 अगर कैलकुलेट करा मैं तो आंसर मेरे को सिंपल आता √D2 by D1। ये कैसा आया, अब देखो R1 क्या होता, K into 1/√D1 होता फॉर्मूले के, ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बाई R2 कर रहा हूं मैं तो ये होता K into 1/√D2। इस Kn के गेट के आंसर, ये √D2 सबसे ऊपर आ जाता तो क्या बनता है इन्हें, D2 ऊपर D1 नीचे। तो R1 by R2 का आंसर क्या है, √D2 by D1। आपको डिराइव करना नहीं है, ऐसा कैलकुलेट करना नहीं है, कर दिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करके आप डायरेक्ट डालना चाह रहे हैं डाल सकते। इज इक्वल टू √VD2 by VD1 इज इक्वल टू √M2 by, यही होता है आपका ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन। स्टेटमेंट में खाली स्टेटमेंट देंगे और ये फॉर्मूला लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन में आप दो गैसेस कंसीडर करेंगे, दो गैसेस के टर्म्स लिखेंगे, कंबाइन करके एक फॉर्मूला दे देंगे। अब इसके एप्लीकेशंस जो होते, दो एप्लीकेशंस आपको लिखना है। एक यूरेनियम के जो एलिमेंट्स होते, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238, इन दोनों को सेपरेट करने में काम आता ग्राम्स लॉ। यूरेनियम 238 ये होता नेचुरल यूरेनियम और ये होता एनरिच यूरेनियम यानी प्योर फॉर्म का। ये नेचुरल और प्योर को सेपरेट करने के लिए ग्राम्स लॉ काम आता। और एक उसका एप्लीकेशन है वो होता यूज एंसेल्स अलार्म में, ये स्पेशली कोल माइंस में काम आती। तो ये अलार्म्स का जो वर्क होता वो वर्क में आपको ग्राम्स लॉ इस्तेमाल होने वाला। तो कहां पर काम आने वाला है, इन सेपरेशन ऑफ यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238, या फिर लिखो इन सेपरेशन ऑफ नेचुरल यूरेनियम एंड एनरिच यूरेनियम। नेक्स्ट एप्लीकेशन का है यूज्ड इन एंसेल्स अलार्म, दैट्स इट। अब वो आप लिखना चाहें तो लिख सकते, विच इज यूज्ड इन कोल माइंस टू डिटेक्ट मीथेन गैस बोल के भर सकते, बट इतना लिख ले तो काफी अपने को समझ में आएगा। इसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट आंसर है, राइट ऑन द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर देख लेंगे फिर भी हम। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके आपको राइट यानी 4 पोस्टुलेट्स बोलता हूं, हम 4 नहीं हम 6 देंगे। देखा गया तो रीडर में टेक्स्ट में 12, 15, 16 जितने बोले उतने मिलते हैं आपको, पर हम उतने नहीं देंगे, हम इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स दे देंगे। तो पोस्टुलेट्स ने बोला कि हर गैस में टाइनी लार्ज नंबर में छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते, वो पार्टिकल्स का नाम बोला होने के मॉलिक्यूल्स। तो पहला पॉइंट है टाइनी पार्टिकल्स, जिसको उन्हें बोला वो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते इन लोगों का शेप क्या रहता, मॉलिक्यूल्स आर कंसीडर्ड टू बी हार्ड, स्फेरिकल एंड इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक बोलेंगे। ये इसके प्रॉपर्टी समझ लो आप। पहले तो लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स गैस में मिलते हैं जिसको मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। वो मॉलिक्यूल्स हार्ड रहते हैं, स्फेरिकल शेप में रहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक रहते हैं। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जब कोई कोलिजन हुआ कुछ हुआ तो जब उसके लेंथ चेंज नहीं होती, ठीक। अब थर्ड पॉइंट, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रैपिडली एंड रैंडमली कहीं पर भी चल जाते हैं, मतलब इनका कोई डायरेक्शन नहीं है। मॉलिक्यूल्स मूव रैपिडली एंड रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस। फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे, इन लोग के बीच में ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती ना कोई रिपल्शन होती। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
फिफ्थ पॉइंट बोलता हूं उन्हें, जब ये मॉलिक्यूल्स नॉर्मली देखो कोई भी चीज अगर जाके एक दूसरे से टक्कर मारी या फिर दीवार को किसी और से टक्कर मार ली तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी लॉस होती कैसा, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स के केस में पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लेकिन कब, व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर या फिर मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ये दोनों केसेस में भी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होने वाली है। एक लास्ट पॉइंट, ये पॉइंट आप लोग कुछ भी करके मेंशन करना है, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होने वाली है किसकी, गैस मॉलिक्यूल्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। क्या लिखेंगे हम, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये 6 पोस्टुलेट्स आपको कुछ भी करके लिखना है, 4 भी बोला तो 6 लिखना ही लिखना है। समझ में आया ये आंसर। अब उन्हें बोलता है कि एक नया क्वेश्चन है, डिड्यूस बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राहम्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, डेल्टन्स लॉ फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन बोलता हूं, ठीक है। तो हम खाली बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, ग्राम्स वगैरह वगैरह तो नहीं इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन नहीं आता ऐसा, बट फिर भी हम देख लेके देंगे। डिड्यूस बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, ये दो का ही देखेंगे हम सिर्फ। कहां से निकालना है, फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन आप लोग याद रखेंगे, पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn(c²), ये होता काइनेटिक गैस इक्वेशन, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता, हाफ mn(c²). काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ये दो चीज आप लोग याद रखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv² ही समझ लो उसको, m की जगह आप mn यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ये भी एक फॉर्मूला होता, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल mn। क्या होता है क्या नहीं बहुत लंबी टॉपिक है, बट आप लोग अभी के लिए आप, क्योंकि एग्जाम को ज्यादा टाइम नहीं है, बस इतना दिमाग में रखो, कैपिटल M क्या होता, स्मॉल mn होता। तो काइनेटिक एनर्जी वही होता, हाफ mv²। c होता स्पीड ऑफ लाइट को बोलते हैं। तो यहाँ पर pv इज इक्वल टू 1/3 mn(c²), ये काइनेटिक गैस इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mn(c²). तो अब यहाँ पर एक पोस्टुलेट आया था, काइनेटिक एनर्जी किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mn(c²), डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनैलिटी हटा के क्या लगा सकते हैं हम, k लगा सकते हैं, कांस्टेंट कोई भी एक, तो kT बना दिया इसको। अब ये तो 2 डिवीजन में इधर आई क्या बना, तो ये 2kT बन गया, क्लियर है। अब आपको डिड्यूस करना है, किसको यूज करके, काइनेटिक गैस इक्वेशन को यूज करना है। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन है क्या, PV इज इक्वल टू 1/3 mn(c²), क्लियर। 1/3 व्हाट इज mn(c²), यहां पर निकाले, देखो समझ में आया ये। अब 2 1 जा 2/3 k यहां पे देखो ये पीवी है, हम v को यहां पे रख देंगे, प्रेशर मल्टीप्लीकेशन में यहां पर आ गया होता। यहां तक समझ में आया अभी। अब क्योंकि हम पहला बॉयल्स लॉ डिराइव कर रहे हैं, बॉयल्स लॉ का एक स्टेटमेंट दिया हम स्टार्टिंग में, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कब होता है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट पे होता। तो हम बोलेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, टेम्परेचर को हम कांस्टेंट बना दिए, और k तो एक कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी वाला, राइट। तो 2/3 kT, ये सारे टर्म्स क्या बन गए, कांस्टेंट। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू, ऊपर चले गया सब तो बचा क्या 1, और नीचे कौन रह गया, प्रोपोर्शनैलिटी हटके जब कांस्टेंट आ सकता तो कांस्टेंट हटके प्रोपोर्शनैलिटी बन जाती हो। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है क्या ये बॉयल्स लॉ, समझ में आया। नेक्स्ट हम आ जाते चार्ल्स लॉ पे। चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था, कांस्टेंट प्रेशर था वहां पर, राइट। अगर मैं प्रेशर को केप्ट मतलब रख डाला कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, k कांस्टेंट एंड p कांस्टेंट, तो ये पूरे कांस्टेंट हटके क्या बन गया, ये 4 कांस्टेंट हटके प्रोपोर्शनैलिटी आ गया, और बचा कर वहां पर t। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये कौन सा लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया। आप करना चाहें तो ये सेम करके बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ अलग अलग इतना तक कर सकते हैं, या फिर बॉयल्स लॉ के लिए कंप्लीटली ये करो, फिर चार्ल्स लॉ के लिए फिर ये कंप्लीटली कर सकते हैं। समझ में आया ये आंसर। डेल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, आप लोग एक थियोरेटिकल आंसर है, याद हो जाना चाहिए, फिर भी सुन लो। एक गैस का मिक्सचर लिए हम, जिसमें 3 4 10 15 जितने गैसेस डालते डाल लो,
सब गैसेस का मिक्सचर एक उसमें आ गया, तो जो टोटल गैस का प्रेशर बना वो पी लेते हैं, ठीक है। और जो इंडिविजुअल गैसेस है, सपोज करो 3 गैस लिया हम, तो पहली गैस का P1, दूसरे का P2, तीसरी का P3, तो जो टोटल प्रेशर P था और ये जो इंडिविजुअल प्रेशर से तीनों उन लोगों को ऐड अगर करा मैं, तो आंसर सेम आता बोल रहा हूं, P का और ये तीनों के सम का। द टोटल प्रेशर exerted by a gaseous mixture is equal to sum of partial pressures। अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं हम उसको, तो कंसिडर 3 गैसेस, okay, consider a gaseous mixture in which 3 gases of pressures P1, P2, P3 are present. The total pressure will be P, then according to Dalton's law P is equals to P1 plus P2 plus P3 डाल दो, आंसर आपका हो जाता, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर है 5th स्टोइकियोमेट्री। यहां से आपको प्रॉब्लम पूछता, प्रॉब्लम इन द सेंस बैलेंसिंग या फिर कैलकुलेट द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछता उन्हें। तो हम बैलेंसिंग का एक करेंगे, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का एक क्वेश्चन कर लेंगे। अगर मैं आपको देता बैलेंस द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोलता, तो फॉर फर्स्ट थिंग रेडॉक्स रिएक्शन होता है क्या, जहां पर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो रहे हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोल के, साइमल्टेनियसली अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा तो वैसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये एसएक्यू में आप लोग पढ़ लेना, वो एसएक्यू में पूछा था। तो आप क्या करते हैं, रिडक्शन क्या है पहले ये बोलो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और भी अलग अलग पॉइंट से हम डिसाइड कर सकते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, अभी के लिए हम इस पे चले जाएंगे। पहला एलिमेंट है Cr2O7 2-, यहां पर है Cr3+, तो यहां पर क्रोमियम के साथ 7 ऑक्सीजन थे, लेकिन राइट पे आते आते कितने हो गए, 0। तो क्या ऑक्सीजन कम हुए या बढ़ गए, कम हुए, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और एक है SO2, यहां पर है SO4, ऑक्सीजन यहां पे 2 थे, यहां पर आगे 4 हो गए, तो ऑक्सीजन इंक्रीज हुए, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन ऑक्सीडेशन में आ रहा है, रिडक्शन में आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा प्रोसेस बड़ा हो जाता, तो अभी के लिए यहां तक देख लो। इसमें आप क्या करते हैं, रिडक्शन हाफ सेल और आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं आप, रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो रिडक्शन में आया था, जैसा कि Cr2O7 Cr3+, ये रिडक्शन के थे, तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर Cr2O7 2- गिव राइज टू Cr3+। ऑक्सीडेशन में क्या है, देखो SO2 है, और ऑक्सीडेशन में यहाँ पर क्या है, SO4 -2 या 2- जो भी है लिख ले सकते हैं आप। अब इसके थोड़े रूल्स है, वो याद रखना है आपको। पहले स्टेप में आप मेन एलिमेंट बैलेंस करेंगे, जैसा कि यहाँ पर क्रोमियम है 2 और यहाँ पर क्रोमियम कितने हैं, एक ही, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते इसको 2 और ब्रैकेट में नीचे लिखना Cr इज नाउ बैलेंस्ड, ठीक है। सेकेंड स्टेप पे आप क्या बैलेंस करेंगे, आप बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आपको ऐड करना पड़ता है H2O, जितने ऑक्सीजन कम उतने आप ऐड करेंगे वाटर मॉलिक्यूल। जैसा देखो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने हैं, एक भी नहीं है, तो 7 ऑक्सीजन कम है तो 7 वाटर ऐड करना है आपको। तो यहां लिखो Cr2O7 2- गिव राइज टू 2 Cr3+ प्लस 7। समझ में आया ये, तो अब ये स्टेप पे आप लिखेंगे ऑक्सीजन इज नाउ बैलेंस्ड। जैसा ऑक्सीजन खत्म हुए आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप आपका हाइड्रोजन पे आ जाएंगे। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आपको जहां भी कम है वहां पर H+ ऐड करना है। यहां पर देखो कितने हाइड्रोजन है, एक भी नहीं, एक भी नहीं है। यहां पर देखो 7 2 14 हाइड्रोजन है, तो लेफ्ट पे 14 कम हो रहे हैं अपने को, तो हम लिखेंगे Cr2O7 2- 7 2 14 हाइड्रोजन कम है, तो हम यहाँ पे 14 H+ ऐड करें, गिव राइज टू 2 Cr3+ प्लस 7 H2O। यहां लिख दो हाइड्रोजन इज नाउ बैलेंस्ड। देन लास्ट स्टेप आता है आपका चार्जेस बैलेंस करना। चार्जेस मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। चार्जेस बैलेंस करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स वहां ऐड करना है जहां पर ज्यादा चार्ज है। अब देखो चार्ज हम बेसिकली देखते पावर में, कितना चार्ज है यहाँ पर -2 है, और क्या चार्ज है यहाँ पे +1 है, लेकिन +1 कितने के लिए है, 14 के लिए है, तो 14 × 1 कितना हुआ
14 में से 2 गए, ये लेफ्ट साइड का चार्ज हो गया। राइट के चार्ज के लिए पावर में क्या है, +3 बोलेंगे उसको। 3 इंटू 2 कितना हुआ, और क्या वाटर पे कोई चार्ज है, नहीं, 0 है, तो लाइट ले लेना उसको। तो अभी क्या बचा, देखो यहाँ पर लेफ्ट पे 12 है, राइट पे 6 है, क्या चार्जेस बैलेंस्ड है, चार्जेस राइट पे कम है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। लेकिन कहाँ ऐड करना है, जहां पर ज्यादा है, मतलब 12 में ज्यादा है तो वहां पर ऐड करो। कितने ज्यादा है, 6 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, राइट। 12 में 6 बनाने के लिए 6 चार्ज ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, Cr2O72 माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव राइज टू 2Cr3 प्लस 7H2O। तो यहां पर आखिरी में लिख देना, चार्जेस आर नाउ बैलेंस्ड। ठीक है, अब आ जाएंगे बाजू के रिएक्शन पे। यहां सल्फर 1, यहां सल्फर 1, यहां पर ऑक्सीजन 2, यहां पर ऑक्सीजन 4। तो ऑक्सीजन के लिए क्या ऐड करना है, 4 ऑक्सीजन है तो 4, अच्छा देखो कितने ज्यादा है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो सिर्फ 2 ज्यादा है, तो हम 2H2O ऐड करें, SO4 2 माइनस, ब्रैकेट में लिख देना ऑक्सीजन इज बैलेंस। अब देखो यहाँ पर 2 2 का कितने हाइड्रोजन हो गए, राइट पे है कुछ भी, सो 2H2O गिव राइज टू SO4 2 माइनस प्लस 4 हाइड्रोजन कम थे, 4H प्लस ऐड कर दिया। अब आ जाते चार्जेस पे, लेफ्ट में कहीं पर भी चार्ज नहीं दिख रहा अपने को, तो 0 चार्ज वाला हो गया केस। राइट पे देखो यहाँ पर पहले -2 है, फिर 4 1 था, कितना हो गया, 4 में से 2 गए तो कितना बचा, तो राइट साइड पे 2 चार्ज ज्यादा है बोला, तो हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे राइट पे जिधर ज्यादा है वहां पर। तो ये बना SO2 2H2O गिव राइज टू SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस जहां ज्यादा है वहां ऐड करते, बिकॉज देखो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज पावर रहता है वो नेगेटिव है, तो जहां भी जाता है कम कर देता चार्ज को, तो इसलिए हम जहां ज्यादा है वहां पर ऐड करते इलेक्ट्रॉन्स को। ये समझ में आया अभी आप लोग को, ये रूल्स है अपने पास लिखे हुए। ये 2 और रिएक्शन है जो आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेने का, अगर करना चाह रहे हैं आप लोग तो। उसके बाद ये दोनों को कंबाइन करना है, लास्ट अपना काम। पहले लिख लो ये वाला रिएक्शन, Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव राइज टू 2Cr3 प्लस 7H2। जब आप ये बैलेंसिंग करेंगे तो एक दिमाग में ये चीज रखो कि एरो के नीचे आप एरो रखेंगे, लेफ्ट साइड पे क्या एलिमेंट्स है सेकेंड वाली रिएक्शन की, ये दोनों है, तो ये दोनों लिख लो, SO2 प्लस 2H2O, और राइट पे क्या क्या है, SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बस जब बैलेंस करके आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे, बस एक चीज दिमाग में ये रखना है कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट कर देना है। ये जो 6E माइनस, ये जो 2E माइनस है ना, इसको 0 करना है। 0 करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटिटी में होना पड़ता, तब जाके 6 माइनस 6 करो तो 0 होता, या 2 माइनस 2 करे तो 0 होता। तो आप क्या करेंगे, आप ये 6 है ये 2 है, आप ऐसा कुछ सोचो कि दोनों सेम नंबर हो जाना। अब क्या 2 को हम 6 बना सकते हैं, यस, क्या मल्टीप्लाई करो तो 6 बनता है, 3 से मल्टीप्लाई करो। तो अब देखो ये 3 सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई नहीं होता, पूरे रिएक्शन से मल्टीप्लाई होता। तो ये बनता Cr2O7 2 माइनस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स 2Cr3 प्लस 7H2O। 3 into SO2, 3 to the 6, 3 SO4 2 minus 3 4 the 12H plus 3 to the 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक समझ में आया। अब थोड़े इक्वेशन में क्या होता, ऊपर आता 5, नीचे आता 2। क्या आप 2 के टेबल में 5 आता, वो केस में अगर कोई टेबल में नहीं आना नंबर, तो ऊपर का 5 नीचे मल्टीप्लाई करना, नीचे का 2 ऊपर मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। कब होता है वैसा, अगर जब एक टेबल में नहीं आया तो करना है। यहां पर सपोज करो 2 है, यहां पर आ गया था 5, बाई चांस 5 आया था, तो ये जो 5 है पूरे नीचे वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ का 2 पूरे ऊपर वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो, तो 2 5 10 बन जाता, 5 2 10, सेम क्वांटिटी, तब आप कैंसिल कर सकते हैं। अभी के लिए देखो, पहले मेन एलिमेंट्स लिख देंगे हम, Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO2, ये 2 मेन एलिमेंट्स है अपने, बाकी पूरे एड ऑन वाले किससे हैं। यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स,
यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्या? क्या अब आप लोगों ने कैंसिल कैसा हो गया, ये प्लस इधर आगे क्या बनता, 6 माइनस 6 क्या हो गया, गया। आप क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट ज्यादा क्वांटिटी में है वहां पर लिखेंगे उसको, जैसा कि H प्लस यहाँ पर कितने हैं, 14 है, यहाँ पर H प्लस कितने हैं, 12, किधर ज्यादा है, तो प्लस 12, उधर आगे क्या बना, 14 में से 12 गए, माइनस आता ही नहीं आंसर, आपको प्लस में लिखना है, इसलिए जहां ज्यादा उधर लिखो। H2O कितने यहाँ पर कितने, तो किधर ज्यादा हुए, तो लेफ्ट के एलिमेंट्स पूरे खत्म हो गए। अब यहाँ पर मेन एलिमेंट क्या है, 2Cr3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस, यहाँ 7H2 होते, यहाँ पर 6 है, 7 में से 6 है तो क्या बचा, तो ये हो गया आपका कंप्लीट रिएक्शन बैलेंस्ड इन एसिडिक मीडियम। व्हाई वी आर कॉलिंग इट इन एसिडिक मीडियम, क्योंकि एक एसिड प्रेजेंट है अपने पास, H प्लस है रिएक्शन में मौजूद, इसलिए बोल रहे हैं कि ये रिएक्शन है बैलेंस इन एसिडिक मीडियम। एक आता क्वेश्चन बेसिक मीडियम वाला, तो वो केस में आप क्या करेंगे, अगर बाई चांस आ रहा सेम बैलेंस करो पूरा, अगर यहां तक करो तो 3 मार्क्स मिलेंगे आपको बेसिक वाले में। अगर बेसिक बनाना है तो आप क्या करो, जितने H प्लस है उतने OH माइनस ऐड करो, क्या ऐड करना है, 2H प्लस है तो हम क्या करते हैं 2OH माइनस ऐड करते हैं, लेकिन दोनों साइड ऐड करते हैं, तो यहां पर भी 2OH माइनस आता है अलॉन्ग विद दिस इक्वेशन। H प्लस और OH माइनस मिलके क्या बनते हैं, H2O बनते हैं, क्या बनते हैं, तो ये दोनों गए जाके H2O बन गया, ये प्लस H2O इधर आके माइनस हुआ, खत्म हो गया आंसर आपका। समझ में आया, तब आपको खाली यहाँ पर रिएक्शन में OH माइनस मिलता तो बोलते क्या वो बेसिक है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बस आपको करना कुछ नहीं है, जितने H प्लस उतने ही OH माइनस ऐड करो, H प्लस और OH माइनस मिलके वाटर बन जाता और आपको मिल जाता OH माइनस रिएक्शन में, विच इंडिकेट्स कि वो बेसिक मीडियम में बैलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग को ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करो बोलता, अगर बैलेंसिंग ने दिया तो ये देता, और शायद ये आ सकता बिकॉज 1-2 साल से उन्हें कंटिन्यूसली आपको बैलेंसिंग पूछ रहा, तो शायद अगर चेंज करना चाह रहा तो प्रॉब्लम दे सकता। अब यहाँ पर आपको देखो एलिमेंट्स चेंज कर सकता हूँ, कार्बन तो मिलेंगे आपको, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये अलग अलग एलिमेंट्स मिल सकते हैं आपको, तो आप खाली तरीका देख लो और जो जो एलिमेंट्स में बोर हो उसके एटॉमिक नंबर्स चेक कर लो जाके। अब यहां पर आपको पहले एक छोटा सा टेबल बनाना है, पहला आप लिखेंगे एलिमेंट, एलिमेंट्स कितने दिया देखो अपने को, कार्बन कंपाउंड कंटेन्स हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, तो आप यहां पर उसका सिंबल लिखेंगे खाली, पहला क्या है देखो हाइड्रोजन है, कार्बन का होता C और क्लोरीन का होता Cl। अब नेक्स्ट आप लिखेंगे यहां पर परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन हाइड्रोजन का कितना दिया उन्हें 4.07, कार्बन का 24.27, क्लोरीन का कितना दिया उन्हें अपने को 71.65, क्लियर है। फिर आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे इसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट कैसा देखते हैं हम, कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर रहता उसको डबल कर देते, जैसा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता, लेकिन हाइड्रोजन का स्पेशल केस है उसका एटॉमिक वेट भी 1 होता। नेक्स्ट जब हम कार्बन पे आ जाते, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता 6, तो 6 का डबल करने पे क्या बनता 12, क्लोरीन का होता 17, 17 को डबल करने पे क्या बनता, बट गलत। तो यहां पर आप एक चीज दिमाग में रखिए, अगर किसी का एटॉमिक नंबर इवन है तो उसको हम सिंपली डबल करेंगे, लेकिन किसी का एटॉमिक नंबर ऑड है जैसा 17 आया तो हम डबल करके उसमें +1 ऐड करेंगे, क्या करेंगे डबल करके +1 ऐड करना, लेकिन थोड़े उसमें भी एलिमेंट्स में स्पेशल केसेस है जहां पर हम 1 की जगह 1.5 ऐड करते, तो वो क्लोरीन का एक स्पेशल केस है, तो आप याद रखना यहाँ पर 35.17 का डबल 34, ऑड नंबर रहने की वजह से +1 ऐड कर रहे हैं, लेकिन एलिमेंट्स में थोड़े एलिमेंट स्पेशल है जहां पर हम 1 की जगह 1.5 ऐड करते। आप अगर 35 लेके करें तो भी अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाता आपको, अगर दिमाग में नहीं आया 35.5 तो 35 लेके ही कर लो आप, ठीक है। अब यहां पर आप कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो सिंपली परसेंटेज कॉम्पोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट करते हैं आप, तो वहां से आता आपको एटॉमिक रेशियो, क्या है फॉर्मूला, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय एटॉमिक वेट, यू विल गेट एटॉमिक रेशियो।
इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है, बाई कितना है एटॉमिक वेट, तो आंसर कितना हुआ, समझ में आया। नेक्स्ट परसेंटेज कॉम्पोजिशन 24.27 बाई 12 कितना हुआ, एक्चुअल में देखो अगर देखा 12 2 जा 24 होता, तो 12 का 2 लिख दो, फिर डेसिमल के बाद का नंबर है डाल दो, 27 आना, तो फिर 12 2 जा फिर 24 होता, तो उसको हम लिखते हैं 02, या फिर डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं, आप करके दिखाओ एक बार। 24.27 बाई 12, तो आप लिखते हैं इसको 2427 बाई 1200, ठीक है। 1200 डिवाइडेड बाई 2427, 12 इंटू 2 कितना होता है 2400 हो गया, बचे आपके पास 27, डेसिमल लगा के आप जीरो लिए, लेकिन 1200 में 270 आता नहीं, तो हम फिर डेसिमल लगा क्या लिए और एक जीरो लगाए, डेसिमल क्या जीरो लेके, अब फिर क्या हुआ 12 2 समझ में आया, तो वहां से आपको आ गया आंसर 2.02, या फिर डायरेक्टली डालना चाहें डाल सकते हैं आप। अब आ जाओ यहाँ पर 71.65 डिवाइडेड बाई 35. अब देखो 35 वन जा 35 टू जा कितना होता 70 होता, तो एक चीज आप लोग दिमाग में ही रखो, जब आप कोई एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो भी एलिमेंट्स आपको मिलेंगे ऑलमोस्ट सिमिलर आता। अब देखो 35 टू जा 70 हो रहा, राइट, वन तो नहीं बन सकता, ये वाला तो नहीं आ सकता, तो इसका आंसर इसको एग्जैक्टली मैच करता, तो आंसर क्या लिख देंगे हम सीधा, अगर सपोज करो 35 4 जा आता था यहाँ पर, तो वो आंसर 4.07 होता था, ठीक है, समझ में आया अभी तक ये, देन आप निकालेंगे एक आता सिंपल रेशियो और एक आता होल नंबर बताने के लिए, वो एक पार्ट अलग है, हम सिंपल रेशियो में काम कर देंगे। सिंपल रेशियो क्या करते हैं हम, जो भी नंबर 4.07 है उसको या तो आप पूरे रेशियो को या तो सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करो, या तो वो नंबर जो ज्यादा रिपीट हो रहा विच इज 2.02, राइट, तो आप क्या करते हैं हर नंबर को हर वैल्यू को 2.02 से डिवाइड करेंगे विच इज 4.07 बाई 2. तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो आंसर क्या आ गया इसका। अब इसमें जो भी आंसर आ रहा अप्रोक्सीमेट लिखेंगे, डेसिमल में नहीं, 2.1 भी आया तो 2 लिख दो, 2.6 आ गया तो 3 लिख दो सीधा यार, ठीक है। अच्छा यहां पर आ जाओ 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02 आंसर क्या होता 2.02 बाई 2.02 आंसर क्या होता 1। तो आपको आगे के कॉलम की जरूरत है नहीं, कभी कभी आगे का कॉलम भी इस्तेमाल में आता, तो अब यहां पे लिख देना आप एम्पेरिकल फॉर्मूला, कार्बन हाइड्रोजन कितने देखो, कार्बन कितना है और Cl कितना है, तो इसको सही से लिखे अपन तो वो था CH2Cl, ये हो गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब यहां पर आपको क्या करता होने, कभी कभी सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला तक ही पूछता, तो आपका आंसर यहाँ पे खत्म हो जाता, लेकिन अगर उन्होंने पूछा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो उसके लिए आपको देता हूं ये वाला टर्म मोलार मास या बोलता मॉलिक्यूलर वेट। तो आप क्या करेंगे, आप पहले कैलकुलेट कर लेंगे यहां पर एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, क्या कैलकुलेट करेंगे हम, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट कैलकुलेट करेंगे। वो कैसा करते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला तो मिल गया, इसका वेट निकालो, कार्बन कितने अपने पास, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है, हाइड्रोजन कितने अपने पास और उसका एटॉमिक वेट, क्लोरीन कितने अपने पास और इसका एटॉमिक वेट, तो 12 प्लस 2 प्लस 35.5, 12 प्लस 2 होता 14, 14 प्लस 35 होता 49, तो आंसर है 49. अब आ जाएंगे इसका मोलार मास, यानी मोलार मास कितना दिया आपको ने, मोलार मास इज इक्वल टू 98.96, then you have to calculate just the value of n which is number of moles। नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप क्या करेंगे, ये जो मोलार मास है, मोलार मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, इसकी वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में गिवन रहती है 98.96, और इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, यहां पर भी आपको सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखना है, 49.5 इज नथिंग बट 50, अप्रोक्सीमेट देख रहे हैं पर, तो 98.96 इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली 100, 51 जा 52 जा बनता है, एन की वैल्यू कितनी आ गई, देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
इज इक्वल टू, एम्पेरिकल क्या आया था अपने को, CH2, इस पे लग जाता N, तो CH2Cl, N की वैल्यू कितनी आई, अब देखो C कितने हो गए 2, हाइड्रोजन हो गए 2 2 4, और क्लोरीन कितने हो गए, तो ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला और वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये अच्छे से देख लेके जाओ, क्योंकि ये टाइम अगर बैलेंसिंग नहीं पूछा तो 100% ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे आपको। ओके, चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स। आप यहां से ज्यादा नहीं, बस एक आंसर पढ़ लेके जाइए। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, स्टेट एंड एक्सप्लेन हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन विद एग्जांपल बोल के बोलता है। तो हेस लॉ बोला क्या, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब या फिर रिलीज वो होने वाली है सेम, कैसा, अगर आप रिएक्शन को एक स्टेप में करेंगे या फिर आप उसको 100 स्टेप में करेंगे या सेवरल स्टेप में। उन्हें बोला कि जो एक स्टेप में करने में हीट एनर्जी रिलीज हुई और जो सेवरल स्टेप्स करने में हीट एनर्जी रिलीज हुई वो दोनों होते बोल रहा है सेम। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड विल बी सेम वेदर द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन सिंगल स्टेप और इन सेवरल स्टेप्स। ये हो गया इसका स्टेटमेंट। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक रिएक्शन कंसिडर करेंगे, कंसिडर अ रिएक्शन इन विच ए गिव्स डी। ए क्या कर रहा है, प्रोडक्ट डी फॉर्म कर रहा है जिसमें हीट अब्सॉर्ब्ड और रिलीज हम बोल रहे हैं डेल्टा एच है। अब ये जो ए का फॉर्मेशन डायरेक्टली डी देने का है वो दो तरीके से कर सकते हैं। पाथ 1, जहां पर ए डायरेक्टली डी दे रहा आपको और हीट अब्सॉर्ब्ड और रिलीज डेल्टा एच बोल रहे हैं। अब एक आता पाथ 2, जहां पर ए पहले बी फॉर्म कर रहा, फिर बी जाके सी फॉर्म कर रहा, फिर सी जाके डी फॉर्म कर रहा। इसमें जो हीट है वो बोल रहे हैं डेल्टा H1 है, इसमें हीट बोल रहे हैं डेल्टा H2, इसमें हीट बोल रहे हैं डेल्टा H3। देन अकॉर्डिंग टू हेस लॉ जो पहले पाथ पे हीट आई थी अपने को वो और ये तीनों का सम वो होता इक्वल। The heat absorbed or released in path 1 is delta H. The heat absorbed or released in path 2 is delta H1 plus delta H2 plus delta H3. Then according to Hess law, delta H is equal to delta H1 plus delta H2 plus delta H3. एक छोटा सा इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे देना, जहां पे हम लिखे A gives B, हीट है यहाँ पर डेल्टा H। सेकेंड स्टेप होता है A से B, हीट है डेल्टा H1, फिर आता B से C, जहां पर हीट है डेल्टा H2, और C से D जहां पर हीट रिलीज और अब्सॉर्ब्ड है डेल्टा H3। क्लियर है यहां तक? अब एक एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं व्हिच इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन यहां पर भी हम दो तरीके से करेंगे। एक पहला स्टेप डायरेक्ट स्टेप होता जहां पर कार्बन डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा, करके क्या फॉर्म कर रहा, CO2, जहां पर हीट अब्सॉर्ब्ड और रिलीज होने वाली है -393.52 किलो जूल्स। ठीक है। देन एक सेकंड तरीका है जहां पर कार्बन हाफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता। तो अब देखो यहां पर ऑक्सीजन का 2 कट गया, बचा कौन, CO बचा। और नेक्स्ट स्टेप ये जो CO फॉर्म हुआ इसको फिर हाफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करो तो ये क्या बनता, CO2 बनता। यहां पर जो हीट रिलीज है वो कितनी है, -110.50 किलो जूल, और यहां पर हीट अब्सॉर्ब या रिलीज है -283.02 किलो जूल। ये फिक्स्ड है, मतलब ये रिएक्शन में इतनी हीट आती आती। अब देखो हम क्या करेंगे, सेकेंड पाथ का जो हीट टोटल हीट है वो कैलकुलेट करके देखेंगे। इसका आंसर है -110.50 और इसका आंसर है अपने पास -283.02। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको आंसर आता 383.52 किलो जूल। क्या है, 393, ओके सॉरी, विच इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो हम बोले कि डेल्टा H की जो वैल्यू थी वो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 को इक्वल है, विच मीन्स कि ये जो एग्जाम्पल आया ये कंप्लीटली हेस लॉ के ऊपर ही है। समझ में आया आंसर ही? उसके बाद आपको एक आंसर मिलेगा, शायद ये नहीं आया तो दूसरा आंसर लास्ट ईयर पूछा था 2 बार भी, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये आप लोग देख लो, वो छोटा सा आंसर है, डिपेंडेंट है मास के मैटर पे, इंडिपेंडेंट है मैटर पे, तो वो हिसाब से प्रॉपर्टीज आते हैं। इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, एंड आपको नहीं बोलता उसका मैथमेटिकल नोटेशन देने के लिए। तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लिखेंगे
दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हम फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। सेकेंड पॉइंट उसके लॉ का स्टेटमेंट देंगे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड द टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम। ये हो गया आपका स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। अब आप क्या करते, उसका मैथमेटिकल नोटेशन देते। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस, ये होता है उसका मैथमेटिकल नोटेशन, जहां पर Q होने वाला है अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम, डेल्टा E क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वर्क W क्या होने वाला है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये तीन टर्म्स आप लोग नीचे मेंशन करेंगे, दैट्स इट, आपका आंसर हो जाता। समझ में आया आंसर? मोस्टली तो हेस्ट लॉ 99% आने के चांसेस हेस्ट लॉ के, उससे हटके वी कांट डू एनीथिंग, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत डीप है चैप्टर। ये Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R वाला एक क्वेश्चन है, एक अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया, एक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, और एक एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, बट ये सब एक जगह और हेस्ट लॉ एक जगह है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, केमिकल एसिड्स एंड इक्विलिब्रियम, एसिड बेसिस। तो यहां पर आपको एक क्वेश्चन है, डिराइव रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। ये कोविड के बाद का तरह एक फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है, और अपने अच्छे के लिए लास्ट ईयर 2 बार भी नहीं आया यहाँ पर, तो उम्मीद कर लो आ जाता हूँ शायद। तो एक रिएक्शन, अपने पास 3 रिएक्शन है जहां पर Kp Kc का रिलेशन निकालने वाले। एक जो रिपीटेडली आते रहता वो है N2 plus 3H2 give rise to 2NH3, ये भी गैस बोलता हूं उन्हें, गैस एंड गैस। अब यहां पर आप पहले तो गिवन रिएक्शन होके लिख लेंगे यहाँ पर, उसके बाद में आप क्या करो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, वो होता NP, कितने हैं देखो, प्रोडक्ट हमेशा याद रखना राइट साइड वाला प्रोडक्ट होता, ठीक है। अगर ये लेफ्ट पे आके राइट पे चले गया ना, तो ये लोग प्रोडक्ट बन जाते हैं वहां के, जो राइट पे है वही प्रोडक्ट होता अपना। तो कितना है प्रोडक्ट अपने पास, अब लिख लो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, वो होता NR। यहां पर नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, टोटल कितना हो गया 4। आप कैलकुलेट करना डेल्टा N विच इज NP माइनस NR, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट है 2, रिएक्टेंट से 4, तो आंसर क्या बना -2। अब आप यहां पे लिखना रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT पावर डेल्टा N, ये फॉर्मूला है इसका, ये याद करना है आपको। हालांकि हम डेल्टा N के बेस पे ही आंसर डिसाइड कर लेते, बट फिर भी आपको यहाँ पे लेके आके रखना है Kc इंटू RT पावर डेल्टा N कितना है, तो आप क्या बोलेंगे कि अगर डेल्टा N की वैल्यू नेगेटिव है तो हम बोलते हैं कि Kp लेस देन Kc, अगर इसकी वैल्यू प्लस आ रही तो हम बोलेंगे Kp इज ग्रेटर देन Kc, अगर इसका आंसर 0 आया तो हम बोलते हैं Kp इज इक्वल टू Kc। ये 3 रिएक्शन है, और एक आपको मिलेगा शायद 2SO3 2SO2 प्लस O2, और एक है H2 प्लस I2 2HI। यहां पर Kp ग्रेटर देन Kc मिलेगा आपको, और यहां पर Kp इज इक्वल टू Kc मिलेगा, आयोडीन। तो खैर अभी देखो एक और एक क्वेश्चन है, ये हो गया आंसर, इतना है इसका। ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी के लिए पूछता हूं, कोविड से पहले 3 बार आया क्वेश्चन ये एग्जाम में, और वही फ्रेश एग्जाम में आया था। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होता पहले ये बोलो, ब्रॉन्स्टेड एसिड किसको बोलते हैं, एसिड क्या होता है विच कैन डोनेट और लूज अ प्रोटॉन, वो होता ब्रॉन्स्टेड एसिड, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होता, डोनेट और लूज अ प्रोटॉन इज कॉल्ड एज ब्रॉन्स्टेड एसिड। एग्जांपल क्या दे सकते हैं आप, HCl, H2O नहीं होता, H2SO4, HNO3 वगैरह वगैरह, 2 डाल के खत्म कर दो। नेक्स्ट ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होने वाला है, द एलिमेंट विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन इज कॉल्ड एज ब्रॉन्स्टेड बेस। तो एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, एग्जाम्पल है H2O, NH3 एक्सेट्रा डाल के छोड़ देंगे। अब इसमें आपको एक एग्जाम्पल देना है
जहां पर ब्रोंस्टेड एसिड भी मिलना अपने को, ब्रोंस्टेड बेस भी मिलना अपने को। तो उसके लिए आप लोग एग्जांपल याद करेंगे, HCl प्लस H2O गिव राइज टू Cl। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, राइट। अगर वो प्रोटॉन HCl में से निकल गया तो खाली यहां पर नेगेटिव चार्ज बच गया, और यहां पर का जो प्रोटॉन था वो डोनेट हो गया कहां पर, इसमें आ गया। तो ये H यहां पर मिला तो H2 जाके वो कितना बन गया, H3O। लेकिन एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हुआ इसलिए क्या लिखते अपन यहां पर इसको प्लस लिखेंगे। क्लियर है। अगर हम यहां पर अगर वापस से देखें, अब इसमें बोलो कि आप कौन ब्रोंस्टेड एसिड है कौन ब्रोंस्टेड बेस है, तो अभी देखो HCl is donating a proton to H2O, right? HCl क्या कर रहा है, अपना प्रोटॉन H2O को दे रहा, that's why HCl is acting as a Bronsted acid because it is donating a proton. Then H2O, while H2O is accepting a proton, that's why it is a Bronsted base. Clear है? Same way Cl minus is accepting a proton from H3O plus, right? H3O plus क्या करता, यहां से इसका एक प्रोटॉन निकालता, निकाल के HCl को देता, तो हम बोलेंगे कि Cl माइनस अभी क्या है, ब्रोंस्टेड बेस है, बिकॉज इन्हें हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है इसे। और क्योंकि H3O plus एक डोनेट करने वाला है तो ये एसिड बन गया। समझ में आया? HCl is donating a proton इसलिए ब्रोंस्टेड एसिड, it is accepting a proton इसलिए ब्रोंस्टेड बेस। Cl minus can accept a proton, that's why it is a Bronsted base, and H3O plus can donate a proton, that's why it is a Bronsted acid. अब उन्हें बोलता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या है, बताओ इसके अंदर। तो अब इसी के आंसर में बताएंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता क्या, एसिड बेस पेयर विच डिफर्स बाय ओनली वन प्रोटॉन। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या है, एक ऐसा एसिड बेस पेयर जो सिर्फ एक प्रोटॉन से डिफर करना, मतलब एक हाइड्रोजन एक प्रोटॉन निकल के बाजू गया उन्हें बेस बन जाना, एक हाइड्रोजन अगर उन्हें गेन कर लिया तो वो एसिड बन जाना। तो वो एसिड बेस पेयर जो एक प्रोटॉन से डिफर होता है। अगर हम एग्जांपल देखें, HCl, यहां पर HCl क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड है, यहां पर क्या बन गया, उन्हें बेस बन गया। तो क्या ये एक हाइड्रोजन से डिफर कर रहा, HCl में से हाइड्रोजन एक निकल गया, प्रोटॉन निकलते क्यों नहीं बेस बन जा रहा, और एक हाइड्रोजन ले लेते क्यों नहीं क्या बन जा रहा, एसिड बन जा रहा। तो ये एक एग्जांपल है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का। और एक एग्जांपल क्या है, H3O plus and H2O are another example of conjugate acid base pair which is differing by only one proton, right? H2O में H ऐड कर लो, आपको conjugate बेस पेयर बन जाएगा। मतलब वो एसिड बेस पेयर जो सिर्फ एक प्रोटॉन से डिफर कर रहा, वो एसिड बेस पेयर को हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अगर एग्जांपल दे रहे हैं, ये रिएक्शन का एग्जांपल दो, in which HCl and Cl minus are one conjugate acid base pair and the other conjugate acid base pair is H2O and H3O plus. समझ में आया ये आंसर आपको? yes, अच्छा यहां पर आ जाएंगे, लास्ट सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन पूछा है, राइट द कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस फॉर द फॉलोइंग स्पीशीज बोल के 6 एलिमेंट्स देता आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, 6 बिट्स देता। आप उसका आंसर ऐसा लिखेंगे, पहले स्पीशीज लिख लो जो भी दे रहा हूं, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट एसिड, उसका कॉन्जुगेट बेस। जब आप कॉन्जुगेट एसिड मालूम करेंगे तो आप याद रखना आप पे प्रोटॉन को ऐड करेंगे, और बेस जब मालूम करेंगे तो आप वहां पर प्रोटॉन को माइनस करेंगे। समझ में आया? प्रोटॉन को ऐड करो एसिड बन जाता, प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट करो बेस बन जाता। क्लियर है? अब आ जाओ OH माइनस, हम पहले ऐड करने का काम कर देंगे। अगर इसमें मैं एक प्रोटॉन ऐड करा तो देखो ये प्लस और ये माइनस कट गया, चार्ज 0 हो गया, और हाइड्रोजन एक था, हम और एक ऐड कर रहे हैं तो H2O बन जाता हो, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, और चार्ज माइनस था, प्रोटॉन आते ही 0 बन गया, न्यूट्रल चार्ज। अब यहां पर देखो ऑलरेडी एक 2 हाइड्रोजन है, एक और एक ऐड करो, लेकिन 0 चार्ज था, प्रोटॉन बढ़ गया एक तो प्लस आ गया यहां पर। अब यहां देखो H में और एक H ऐड करो, H2CO3, चार्ज माइनस था, हम प्लस एक प्रोटॉन ऐड करें, न्यूट्रल हो गया। H2 था तो H3, चार्ज न्यूट्रल है, प्रोटॉन बढ़ गया, प्लस डाल देंगे। NH3 है तो क्या बनता है, न्यूट्रल चार्ज था, प्लस कर दो। HSO4 माइनस, न्यूट्रल था, प्लस ऐड होने से वो माइनस था, ऐड होने के न्यूट्रल बन गया। ये है पूरे कॉन्जुगेट एसिड। अब आ जाते हैं कॉन्जुगेट बेस पे, क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को निकालना है। अगर ये हाइड्रोजन निकला तो क्या बचा, पहले से एक प्रोटॉन कम है, यहाँ पर हम और एक निकाल दिए तो क्या बनाए, समझ में आया? H2O में से एक H निकालो, OH बच जाता,
0 था, प्रोटॉन निकल गया तो चार्ज माइनस हो गया यहाँ पर। HCO3, H निकालो, ऑलरेडी एक माइनस है और एक निकलने पे -2, H2O है, HO2 बन जाता विच इज NH3 है, और एक बस इतना करने के आपको 4 मार्क्स, इतना ही करना है आपको। हाइड्रोजन ऐड कर लो, प्रोटॉन ऐड करो, कॉन्जुगेट एसिड, प्रोटॉन निकाल दो, कॉन्जुगेट बेस, फिर से आ गया। तो ईद है आप लोगों की अपने। तो ये समझ में आंसर ये है, पढ़ लेंगे अपन, आया गुड नहीं आया वेरी गुड। नेक्स्ट आंसर है अपना ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल। उन्हें बोलता डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ ले चैटेलियर प्रिंसिपल फॉर द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों के सिंथेसिस के लिए आपको ने पूछता ले चैटेलियर प्रिंसिपल अप्लाई करो। तो ले चैटेलियर प्रिंसिपल वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट आंसर। ले चैटेलियर प्रिंसिपल क्या बोला, कोई भी एक रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन पे फिल होता है, मतलब उन्हें उसको चेंज करना ही नहीं चाह रहा, चेंज करे भी तो अब उन्हें वापस से इक्विलिब्रियम पे आ जाता। तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे जो भी रिएक्शन है उसमें अगर आप चेंज करें, चेंज किसमें किसमें कर सकते हैं आप, टेम्परेचर में कर सकते हैं, प्रेशर में कर सकते, कॉन्सेंट्रेशन में कर सकते, ये 3 चीज में अगर चेंज करे तो उन्हें बोला कि जो रिएक्शन था इक्विलिब्रियम पे उन्हें अपने इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करता। किधर शिफ्ट करता बोला उन्हें, जहां पर जो भी चेंज हुआ वो 0 होना। जैसा कि एक बॉल है, बॉल में एक छोटा सा बॉल या फिर कुछ छर्रा ले लो आप, गोली या कुछ भी, उसको आप यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे रहता हो सबसे स्टेबल, उसको आप यहाँ खींचो तो क्या नहीं यहाँ रुकता, उसकी इक्विलिब्रियम कहाँ है, यहाँ पर है। तो उन्हें क्या करा, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करा किधर, जहां पर चेंज 0 हो सकता, नल्लीफाइड बोल सकते हैं हम उसको। तो उन्हें क्या करता, इसको यहाँ ढकलता, फिर उसको 0 करने यहाँ आता, यहाँ जाता 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 आखिरी में वापस से इक्विलिब्रियम अटेन करता ही करता उसका। तो आप कैसा लिखेंगे, इफ अ रिएक्शन विच इज एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज, किसमें, चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, will shift the equilibrium reaction to which to the side where the reaction can be, so to the change can be nullified। कहां पर शिफ्ट करा, इक्विलिब्रियम पोजीशन को उन्हें वो डायरेक्शन में जहां पर जो भी चेंज हुआ वो 0 हो जाए, नल्लीफाइड हो जाना। उसके बाद में अब जैसा कि उन्हें अमोनिया के लिए पूछा, N2 + 3H2 गिव राइज टू 2NH3, इसकी हीट होती -92 किलोजोल पर मोल। तो यहां पर देखो ये होता है हेबर्स प्रोसेस। क्या होता है, मैन्युफैक्चर अमोनिया कब कर सकते हैं आप, हेबर्स प्रोसेस में कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर के लिए। तो उन्हें बोला कि ये रिएक्शन सबसे ज्यादा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे टिका हुआ है, नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3, अमोनिया 2। अब यहां पर देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया कितना है। तो पहला अपन चेंज करेंगे इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो अब मेरा काम है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर अमोनिया का बढ़ाना, मतलब आप कुछ भी चेंज करो करके अमोनिया ज्यादा क्वांटिटी में निकालो बोल के बोल रहा है। तो ऐसा क्या करने पे आपको अमोनिया ज्यादा मिल सकता, या तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ो, या तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाओ, या आप इसके दोनों की क्वांटिटी बढ़ा लो, इसकी इसकी या फिर दोनों की। तो होता क्या, ऑटोमेटिकली अमोनिया की क्वांटिटी बड़ी हो जाती, ठीक है। या फिर उन्हें बोल रहा, या तो आप अमोनिया की क्वांटिटी कम कर दो, क्योंकि अगर 2 में से अगर मैं 2 निकाल लिया तो इक्विलिब्रियम बनता हो रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कब है 1, 3 एंड 2 पे। अगर मैं 2 निकाला तो रिएक्शन क्या करता, ऑपोजिट 2 बनाता उसको, उससे क्या हुआ, अमोनिया निकल गया अपने को। अब अगर से मैं कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन की 3 की जगह 6 कर दिया तो क्या इक्विलिब्रियम है इसका, हो 3 पे इक्विलिब्रियम होता, तो नहीं क्या करता, एक नया अमोनिया बना के दे देता। तो यहां पर इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से काम करने वाला है। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में क्या करेंगे आप, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, N2 लिख सकते हैं आप, और H2 और बोथ, या बोलो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फॉरवर्ड में ही अमोनिया फॉर्म हो रहा, बैकवर्ड में कौन फॉर्म हो रहा है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 और H2 और बोथ, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। अब आ जाते सेकंड पॉइंट पे हम, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब यहां पर देखो अपने पास 2 किस्म के रिएक्शन होते हैं बेस्ड ऑन हीट रिलीज्ड और अब्सॉर्ब।
एक होता एक्सोथर्मिक और एक होता एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता जो हीट गेन करके बनता, एक्सोथर्मिक वो होता जो हीट रिलीज करके बनता। तो ये जो अमोनिया का मैन्युफैक्चर है ये रिलीज करके बनने वाला है, क्योंकि हीट कितनी है उसकी -92 आती है अपने को, माइनस है मतलब हीट देके बन रहा। तो क्या टेम्परेचर अपन ज्यादा यूज करेंगे कम यूज करेंगे? कम करते, क्योंकि ज्यादा था बोल के उन्हें खुद रिजेक्ट करा, तो हम कितना लेंगे उसमें? तो आप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जो भी है वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज, तो लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। क्लियर है? बट एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे लो टेम्परेचर पे रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होता, तो इसीलिए वहां पे बोलता एट लो टेम्परेचर द रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, या बोलते रिएक्शन इज वेरी स्लो। दैट्स व्हाई हम बोलेंगे कि एन ऑप्टिमम टेम्परेचर इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। वो होता है 725 से लेके 775 केल्विन का। अमोनिया के लिए आप क्या टेम्परेचर इस्तेमाल करेंगे? 725 से 775। ये ऑप्टिमम, ऑप्टिमम का मतलब है ना कम ना ज्यादा, एक हिसाब का। ठीक है, क्या बोलेंगे आप? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या है? एक्सोथर्मिक है, इसलिए वहां पर ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है नहीं। लेकिन ज्यादा टेम्परेचर नहीं लिया, आप स्लो टेम्परेचर रखे तो रिएक्शन भी स्लो होता, इसलिए हम बोले कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर 725 से 775 केल्विन का यूज कर रहे हैं। लास्ट एक आता आपके पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर में मैंने क्या बोला? ले चैटलियर प्रिंसिपल। जो भी वॉल्यूम डिक्रीजिंग वाला केस है, मतलब जहां पर वॉल्यूम कम हो रहा, उन्हें बोल रहा है कि वहां पर प्रेशर ज्यादा लगता। अब बोलो यहां पर वॉल्यूम कितना है? 1 + 3 4 है। यहां पर कितना वॉल्यूम है? क्या वॉल्यूम कम हुआ या बढ़ा? फॉरवर्ड में वॉल्यूम कम हो रहा, बैकवर्ड में वॉल्यूम कम हो रहा? फॉरवर्ड में कम हो रहा, बैकवर्ड में बढ़ गया उल्टा भी। तो फॉरवर्ड में कम हो रहा मतलब कि जो फॉरवर्ड कौन है? अमोनिया का मैन्युफैक्चर है। तो आप लिखेंगे formation of ammonia is a volume decreasing reaction, that's why high pressure is required। ले चैटलियर क्या बोला? जहां पर प्रेशर का वॉल्यूम कम हुआ वहां पर लगाना ज्यादा प्रेशर, तो वॉल्यूम अमोनिया के साइड कम हो रहा, तो हम बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। क्लियर है ये? लास्ट में आप लिखते हैं ऑप्टिमम कंडीशंस। पहला आप लिखेंगे टेम्परेचर 725 टू 775, आप लिखेंगे प्रेशर 200 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद आप लिखते हैं यहाँ पे कैटलिस्ट, कैटलिस्ट लिख लो आप आयरन पाउडर। क्या लिखेंगे? और उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे प्रमोटर मोलिब्डेनम, एमबी लिख दो खाली आप बस है, एमओ राइट, एमओ लिख देंगे विच इज मोलिब्डेनम। क्लियर है ये? सेम आपको आता सल्फर ट्राइऑक्साइड का, उसके लिए आपको सिर्फ रिएक्शन याद करना है। रिएक्शन होता 2SO2 प्लस O2 गिव राइज टू 2SO3। सेम आंसर है। आप क्या करेंगे? खाली इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 और O2 और बोथ, और एल्स डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। देन आ जाएंगे आप टेम्परेचर पे। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है क्योंकि यहाँ पर भी हीट रिलीज होने वाली है। तो आप क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ SO3 इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो यहाँ पर बोलेंगे लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, बट एट लो टेम्परेचर रिएक्शन इज वेरी स्लो। तो हम बोलेंगे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर 673 केल्विन का इस्तेमाल होने वाला है। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर? 673 केल्विन। उसके बाद आ जाते हैं हम प्रेशर पे। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर भी, देखो 2 + 1 3 है, यहाँ पर आगे कितना हो गया? फॉर्मेशन ऑफ SO3 क्या हो गया? एक वॉल्यूम डिक्रीजिंग रिएक्शन है, मतलब कि यहाँ पर भी हाई प्रेशर इस्तेमाल होना है, तो इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर ले रहे 1 से लेके 2 atm। उसके बाद आप लिख दो यहाँ पर भी ऑप्टिमम कंडीशन, टेम्परेचर 673, प्रेशर 1 to 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैटलिस्ट क्या लेंगे यहाँ पर? V2O5। क्या लेंगे? वेनेडियम पेंटॉक्साइड बोलते हैं, फिर वेनेडियम ऑक्साइड बोलेंगे इसको। खाली समझ में आ गया ये आंसर? दैट्स इट। ये होगा आपका 7वां यूनिट, जहां पर से आपको एक आंसर मिलना ही मिलना है कैसा भी, ज्यादातर केपीकेसी, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी, या फिर ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये तीन में से शायद एक आ सकता है आप लोग। ओके, नेक्स्ट यूनिट है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर नंबर 8। वहां से एक आता है SIQ, बट बहुत ज्यादा टॉपिक्स है तो हम बहुत थोड़े वाले देखेंगे, और आप लोग इतने पढ़ लो, आया तो अगर दूसरा वाला चॉइस में छोड़ सकते हैं, छोड़ना चाह रहे तो पहला है राइट फ्यू लाइंस ऑन द यूटिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, बोलता है उन्हें। राइट फ्यू लाइंस ऑन द यूटिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एज ए फ्यूल। तो फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल को किस किस तरीके से यूज करते देखो। हाइड्रोजन क्या करता? हाई हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता जब उसका कंबशन यानी जलाए जाते हैं उसको, कंपेयर टू LPG या मीथेन को।
तो इसलिए इसको इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह यूज करते। और हाइड्रोजन जलाने के बाद जो पोल्यूटेंट्स निकलते उसको हम वेल्डिंग के लिए या फिर मेटल्स कटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन को एज ए रॉकेट फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये है उसके थोड़े पॉइंट्स जो आप लिखेंगे एग्जाम में, 3 से 4 पॉइंट ये वो लिख लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं राइट ऑफ नोट ऑन बोल के उन्हें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स विद एग्जांपल्स बोलता। तो इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रेट्स का काम है क्या, देखो आप ये तीनों को देखेंगे लेवेस स्ट्रक्चर के तौर पे, मतलब कि अगर आपके पास लेवेस स्ट्रक्चर इन डॉट स्ट्रक्चर जो आता केमिकल बॉन्डिंग में देखे होंगे, डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए अगर आपके पास कम इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल कितने होना था 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर लेवेस स्ट्रक्चर लिखने के लिए आपके पास लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो हाइड्रेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रेट। डिफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कमी को बोलते हैं। किसकी कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। कई के लिए डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए, तो अगर डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए कोई हाइड्रेट के पास कम इलेक्ट्रॉन्स है तो वैसे हाइड्रेट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स। ये फॉर्म होता है आपको ग्रुप 13 के एलिमेंट्स में, और इसका एक एग्जाम्पल बनता है आपका डाइबोरेन, ठीक है। नेक्स्ट B2H6 जो कि अपना नेक्स्ट आंसर होने वाला है, वो आगे का यूनिट है, खैर इसको आएंगे बाद में। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, प्रिसाइज किसको बोलते हैं, बराबर को बोलते हैं। इफ वी हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और बोलो करेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू राइट द लेवेस स्ट्रक्चर, देन इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। ये फॉर्म होता है ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में। तो इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं मीथेन CH4। और अगर इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या है, ज्यादा हो जाने को बोलते हैं। इफ वी हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू राइट द लेवेस स्ट्रक्चर, देन इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। इसका एग्जांपल होता है 15 से लेके 17 ग्रुप का। यहां पर आप अमोनिया एग्जांपल लिख सकते हैं। समझ में आया ये? देन हो गया ये आंसर। ज्यादातर मेरा तो पूरा कंप्लीट ये है कि ये आंसर आना चाहिए आप लोगों को ये साल के लिए, डिफिशिएंट, रिच या प्रिसाइज वाला। नेक्स्ट एक आंसर है जो कोविड के बाद से 4-5 बार पूछ दिया आपका, और ये आंसर देखे तो आप लोग समझते हैं। और ये लास्ट ईयर 2 बार भी यही है, 24 मार्च 24 मई। नेम द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड राइट द मास रेशियो ऑफ द मासेस। तो आप याद रखेंगे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है। देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट वन इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ये 3 है इसके आइसोटोप्स। ये होता 1H1, राइट, 2H1, 3H1। ये 3 हो गया इसका आपके आइसोटोप्स। अब इसका रेशियो ऑफ मासेस क्या है पूछता हूं। द रेशियो ऑफ मासेस इज 1:2:3। समझ में आया आंसर? ये है इससे कि जो 5 बार कोविड के बाद पूछ डाला अब तक, और लास्ट ईयर 2 बार भी ये आंसर आया था ये यूनिट से। तो हम ये आंसर तो छोड़ेंगे ना, अगर आ गया गलती से भी तो आते ही पहले इस पर अटैक करना है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये तीनों कौन है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। इन तीनों का मास का रेशियो क्या है, 1:2:3। आप लोगों के नोट्स में है आंसर ये हो गया ये वाला 8 हाइड्रोजनेट्स कंपाउंड का नेट। अच्छा यहाँ पर आंसर और कौन से मालूम, अगर आपको देखना है जाके ज्यादातर तो एक इंपॉर्टेंट आंसर है, व्हाट आर द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। हाउ वाटर इज प्यूरिफाइड बाय यूजिंग कैल्विन मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। और एक लास्ट वाला आ सकता है आपको हेवी वाटर के ऊपर लिखना, राइट ए नोट ऑन हेवी वाटर D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। फिर अभी आ जाएंगे अपन उसके बाद वाली यूनिट पे। आपको एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला पूछता हूं, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ, या फिर होता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन का फॉर्मूला है B2H6। इसका आपको स्ट्रक्चर बताना है। तो आप देखो इसका आंसर बड़े सिंपल में लिखेंगे। तो यह है डाइबोरेन का स्ट्रक्चर। यहां पर आप क्या बोलेंगे, ये जो 2 हाइड्रोजन होते ऊपर और नीचे वाला, इसको बोलेंगे हम ब्रिज हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? और जो कॉर्नर पे 4 हाइड्रोजन बैठे हुए 1, 2, 3 एंड 4, इन लोगों को बोलते हैं हम टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स। क्या बोलेंगे? 2 बोरॉन
और ये 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एक प्लेन में आते, ये 2 बोरॉन और ये 4 हाइड्रोजन एटम्स लाइज इन वन प्लेन एंड one hydrogen lies above the plane and one hydrogen lies below the plane. The 4 hydrogens in plane are called as terminal hydrogen atoms and the 2 hydrogen which is one above the plane and one below the plane are called as bridge hydrogen atoms. क्योंकि ये बोरॉन को कनेक्टेड है दोनों भी, एक इससे कनेक्टेड है और एक इससे कनेक्टेड है, लेकिन ये जो बॉन्ड बना ये कौन सा होता, हाइड्रोजन बॉन्ड होता, क्या होता, और ये रहता सबसे वीक, तो इन्हें कभी भी इसके साथ शिफ्ट हो सकता। क्लियर है? इसलिए ये 2 हाइड्रोजन को हम ब्रिज बोल रहे हैं क्योंकि ये दोनों बोरॉन्स को कनेक्ट करा हुआ है। राइट, समझ में आया? ये होता है इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर। उसके बाद उन्हें बोलता है कि इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या होता है इसका बोल के। तो आप लिखेंगे बी बी, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर आता हाइड्रोजन, अंदर बाहर डाल दे सकते हैं वहां पर। यस, तो फर्स्ट थिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देने के लिए आपको दिमाग में एक नाम रख लो खाली, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। यहां पर क्या हो रहा मालूम, एक बनता BH बॉन्ड और एक बनता BHB। यहां पर क्या है मालूम, BH बॉन्ड्स को हम क्या बोलेंगे, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्या बोलेंगे, 2 सेंटर से, और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो क्या हो गया, ये 2 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बोलेंगे हम BH बॉन्ड्स को। लेकिन जब हम BHB पे आ जाते तो हम इसको बोलेंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्योंकि एक हाइड्रोजन सिर्फ एक बोरॉन के साथ आ सकता, दूसरे के साथ नहीं आ सकता है। 3 सेंटर यहां पर, लेकिन बॉन्ड्स कितने से, 2 इलेक्ट्रॉन के हो रहे हैं, एक बोरॉन एक हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन कौन सा बोरॉन नहीं बोल सकते, हाइड्रोजन तो एक ही, सॉरी बोरॉन कौन सा नहीं बोल सकते। इसलिए द BH बॉन्ड्स यानी ये ब्रिज हाइड्रोजन जो भी बना, टर्मिनल हाइड्रोजन जो भी है, उसमें क्या फॉर्म हुआ, BH बॉन्ड फॉर्म हुआ। वो BH को हम क्या बोलेंगे, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलेंगे। लेकिन जो ब्रिज हाइड्रोजन बैठे हुए हैं उसमें जो BHB बॉन्ड बना, वो BHB को क्या बोलेंगे हम, 3 सेंटर्ड बोलेंगे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। इसीलिए ऐसे टाइप ऑफ बॉन्ड BHB वाले को हम बोल सकते बनाना बॉन्ड और बोलते हैं हम टाओ बॉन्ड, TAU टाओ बॉन्ड। समझ में आया? ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होता है इसका। आप इतना ही एक्सप्लेन कर दो काफी है। डायग्राम उतारे, बोरॉन के पास ये जो 4 हाइड्रोजन है उसको टर्मिनल बोलते, जो ऊपर और नीचे है उसको हम ब्रिज हाइड्रोजन बोलते। 4 प्लेन में आते और एक ऊपर प्लेन आता है, एक नीचे प्लेन में आता, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम लिख दे, दैट्स इट। अब यहाँ पर जब आके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में हम बोलेंगे कि एक BH बॉन्ड हो रहा है, एक BHB हो रहा है। BH होता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, BHB होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसलिए ऐसे टाइप ऑफ बॉन्ड को हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड या फिर टाउ बॉन्ड। क्लियर है आंसर ये? उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आंसर आने वाला है, आप लोग को शायद आ सकता है टाइप, बोरैक्स बीट टेस्ट। तो बोरैक्स होता क्या, देखो पहले तो याद रखना, बोरैक्स एक क्रिस्टल होता जिसका फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2O। इसको बोलते हैं हम बोरैक्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, Na2B4O7.10H2O, ये होता बोरैक्स। अब यहां पर हो रहा क्या, बोरैक्स बीट टेस्ट में हो रहा क्या, आप क्या करते, पहले बोरैक्स को हीट करते। जैसा बोरैक्स को हीट करेंगे, पहले स्टेप में ही आपको ये वाटर चले आता पूरा, क्या होता, वाटर चले आता, जाके उन्हें फिर स्वेल होना मतलब मोटा होना शुरू हो जाता। पहले स्टेप में हीट कर तो क्या होने वाला है आपको, Na2B4O7.10H2O, ये क्या है आपका बोरैक्स। इसको जब आप पहले हीट करेंगे तो उन्हें क्या करने वाला है, बोला वाटर को लूज कर देता है, इट लूजेस इट्स वाटर मॉलिक्यूल्स एंड स्वेल्स अप। तो अपने पास बचा क्या, Na2B4O7। क्लियर है? उसके बाद अगर फिर हम हीट करें उसको, मतलब इसके आगे भी अगर हीट कर रहे हैं तो उन्हें क्या करता, Na प्लस B2O3, यहां पे उन्हें फॉर्म कर रहा बोरिक एनहाइड्राइड सोडियम मेटाबोरेट्स। तो उन्हें क्या करता, अगर हम हीट करें
तो यहां पर उन्हें फॉर्म करता मेटाबोरेट्स, जिसके साथ रहा उसका मेटाबोरेट, सोडियम के साथ है तो सोडियम का मेटाबोरेट फॉर्म हो गया। क्लियर है? यहाँ पर पहले स्टेप में जब हम बोरैक्स को हीट करेंगे तो उन्हें क्या करता, उसके वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करता, लूज करके स्वेल कर लेता, मतलब मोटा हो जाता। उसको फिर हीट करने पे क्या करता, बोरिक अनहाइड्रेट निकाल लेता और यहाँ से निकालता उन्हें सोडियम मेटाबोरेट। अब उन्हें एग्जाम्पल बोलता हूँ अपने को। अच्छा, सोने पे सुहागा, सुने कभी ऐसा कहा? सुहागा ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोरैक्स को बोलते हैं। तो यहाँ पर अच्छा क्या बन रहा, इसको और एक नाम बोल सकते हैं हम, ग्लासी बीड। क्या बोलेंगे? ये जो पूरा ये बना ये वाला पार्ट, इसको ग्लासी बीड भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम है बोरैक्स बीड टेस्ट। ग्लास टाइप स्ट्रक्चर रहता है इसका, मतलब दिखने में ग्लास के जैसा दिखता, ये दोनों का मिक्सचर, उसको बोलते हैं हम ग्लासी बीड। क्लियर है ये? उसके बाद आप आ जाएंगे एग्जाम्पल पे। व्हेन हम कोबाल्ट ऑक्साइड को हीट कर रहे हैं, कहां पर? इन बंसन, अच्छा बंसन बर्नर में हीट कैसा करें इसको? प्लैटिनम वायर के लूप पे, मतलब प्लैटिनम वायर पूरा ऐसा लपट दे रहे हैं इसको ऑन द लूप ऑफ प्लैटिनम वायर। तो क्या बनने वाला है? तो अब देखो B2O3 जो फॉर्म हुआ था अपने को यहाँ पर, उसको रिएक्ट करा दो आप कोबाल्ट ऑक्साइड से, तो इन्हें क्या करने वाला है? कोबाल्ट का मेटाबोरेट फॉर्म करता है, CO BO2 टेकन ट्वाइस। क्या बना यहाँ पर? अगर हम B2O3 से, बोरैक्स से अगर हम COO कोबाल्ट ऑक्साइड को अगर हम हीट कर रहे हैं बंसन बर्नर में ऑन द लूप ऑफ प्लैटिनम वायर, देन ब्लू कलर बीड इज फॉर्म। ये भी एक मेटाबोरेट है, राइट? समझ में आया आंसर? इसको एक पढ़ लो आप लोग। और एक अपना क्या था, बोरेन, डाइबोरेन स्ट्रक्चर का। लेकिन इससे हटके भी और भी आंसर, केमिस्ट्री बहुत वास्ट सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, उसके अंदर जितने क्वेश्चन सुनते गए उतने मिलते रहते। इसमें जैसा कि आपको है राइट द 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन मिलता, और एक है इस BCl3 एंड कौन सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। ये क्वेश्चन भी कोविड के बाद इंपॉर्टेंट हो गया था, बहुत बार रिपीट हुआ कोविड में, 2-3 बार अच्छा खासा पूछा उसको ने। तो अगर आप देखना चाह रहे हैं तो 2 आंसर्स इंपॉर्टेंट है, वो है बोरेन का, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर, और एक है बोरैक्स बीड टेस्ट। उससे हटके देखना चाह रहे हैं तो आपके पास क्या है, इस BCl3 वो वाला जो बोला मैं, वो आंसर है। नेक्स्ट आंसर आप 11th यूनिट से पी ब्लॉक एलिमेंट से देखो, ये उतना आंसर एसएक्यू में नहीं आएगा क्योंकि शायद यहाँ से VSAQ पूछेगा उन्हें, तो आपको अगर बाई चांस पूछ रहा तो एक इंपॉर्टेंट आंसर है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्राफाइट बोलता हूं। एक्चुअल में डायमंड भी कार्बन का है, ग्राफाइट भी कार्बन का है, लेकिन डायमंड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ग्राफाइट 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, डायमंड बहुत हार्ड होता जो कि टूटता नहीं, ग्राफाइट इजीली टूट जाता, सॉफ्ट रहता है। ठीक है, और यहां पर क्या दिया, कार्बन जो भी डायमंड के अंदर रहता sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता, और लेकिन ग्राफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन में रहता। 3 डायमेंशनल पॉलीमर बोल दिया, 2 डायमेंशनल बोल दिया, डायमंड हार्ड है, ग्राफाइट सॉफ्ट है। बॉन्ड लेंथ अगर लिखना चाहें तो लिख दो 1.54 एंगस्ट्रॉम डायमंड की है, ग्राफाइट की 1.42 एंगस्ट्रॉम। शेप क्या है डायमंड का, टेट्राहेड्रल है, ग्राफाइट का शेप क्या है, हेक्सागन, हेक्सागन टाइप में रहता। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती डायमंड से, लेकिन ग्राफाइट से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इट हैज हाई डेंसिटी, किसकी बोल रहा हूं मैं, डायमंड की, और ग्राफाइट की लो डेंसिटी। समझ में आया ये? डायमंड हार्ड के कोई, ये भी एक क्वेश्चन है, वाइज डायमंड हार्ड। पहले तो देखो, डायमंड एक 3 डायमेंशनल पॉलीमर है जिसमें जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज हार्ड टू ब्रेक अ डायमंड, दैट्स व्हाई डायमंड इज हार्ड। बोल के डालिए, खत्म आंसर। मेन पॉइंट्स क्या रखना है आप लोगों को, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, सीसी बॉन्ड लेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका बॉन्ड लेंथ क्या है वो भी डाल सकते हैं आप, वो 3D स्ट्रक्चर है, ये जब डाल के आखिरी में लिखना, दैट्स व्हाई द डायमंड इज हार्ड है। क्लियर है आंसर्स? ये होते हैं आप लोग के ऑर्गेनिक के 2 एसएक्यूज है, वो आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में असल क्या होता है मालूम, देखो केमिकल बॉन्डिंग एक यूनिट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक यूनिट है। केमिकल बॉन्डिंग से अगर आपको ने एक एलएक्यू पूछ डाला तो 2 एसएक्यूज जो आते हैं वो ऑर्गेनिक से आ जाते, लेकिन अगर ऑर्गेनिक से एलएक्यू पूछ रहा तो केमिकल बॉन्डिंग से 2 एसएक्यू हो गया। सो इट्स बेस्ट टू गेट एलएक्यू फ्रॉम ऑर्गेनिक, क्योंकि हम पहला यूनिट और दूसरा यूनिट दोनों पे से एलएक्यू आराम से कर सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग की ऑर्गेनिक की जरूरत है अपने को फॉर एलएक्यू, तो बेहतर है अगर ऑर्गेनिक एलएक्यू में आ गया तो केमिकल बॉन्डिंग के जो 2 एसएक्यू आपको मिल जाते हैं।
इजी वाले PCl5SF6 हाइड्रोजन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है केमिकल बॉन्डिंग के आसान होते हैं। अगर वैसा नहीं होता, आपकी किस्मत अच्छी नहीं रही, तो आपको क्या करता हूँ, केमिकल से LQ दे देता, आपको SAQs दे देता हूँ, कहां से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जो कि आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट होते क्योंकि इसमें बहुत सारे SAQs है। जैसा एक होता है फंक्शनल एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, किसी को इंटरेस्ट है तो पढ़ लो जाके वो, फंक्शनल एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथिलीन, और हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और आप पढ़ सकते एक रिएक्शन देता जहां पर ABC के 3 टर्म्स अननोन रहते, राइट द केमिकल नेम फॉर द एलिमेंट्स A, B एंड C पूछता हूं, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लेंगे आराम से। ओके, एक काम करेंगे तो ऑर्गेनिक का हम एक आंसर देख लेंगे, इससे क्यों, इजी वाला है, 4 मार्क का आंसर होता। रिएक्शन है CaC2 गिव राइज टू A, जिसमें उन्हें रिएक्ट कर रहा है H2O से, फिर गिव राइज टू B, हॉट मेटल ट्यूब, फिर आ रहा गिव राइज टू C, जहां पर उन्हें AlCl3 प्लस CH3Cl। तो आपको ऐसा एक रिएक्शन देता, राइट द नेम फॉर ABC, केमिकल नेम फॉर ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शन के रिएक्शन देता। ये आ गया तो भी अच्छा है आप लोग को। आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। CaC2 अगर हम H2O से रिएक्ट कराए तो क्या होने वाला है, पे आप लोग नामा रट्टा मार लो अगर नहीं हो रहा तो, ये C2 और ये H2 रिएक्ट करके आपको बना देते ये एसिटिलीन। C2H2 का नाम क्या है, फिर ये C2H2 जो बना वो क्या करता, हॉट मेटल ट्यूब से पास होता, ये बनाता, देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करे अगर तो 3 2 6, 3 2 6, तो ये बन गया आपका बेंजीन C6H6। सेकेंड B का नाम क्या है, बेंजीन है। फिर ये जो C6H6 है ये रिएक्ट हुआ AlCl3 प्लस CH3, यहां पर आपको फॉर्म करता है C6H5Cl, इसको बोलेंगे हम क्लोरोबेंजीन, या फिर आप बोलेंगे टोलुइन। क्लियर है, ये आपके 3 एलिमेंट्स होते हैं। द नेम फॉर A इज एसिटिलीन, द नेम फॉर B इज बेंजीन, द नेम फॉर C इज टोलुइन। क्लियर है आंसर, ये आया तो शायद आ सकता अगर ऑर्गेनिक से पूछ रहा होने तो। और एक जो आंसर होगा आपको मैं बोला, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हमारा कौन सा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोल के क्वेश्चन है। ये टाइप ऑफ आंसर्स आपको मिलेंगे, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ इथिलीन वाले, ठीक है। इससे क्यों हो गए आप लोग के, तो इसके VSAQs में देखो, चैप्टर नंबर 12 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, यहां से आपको 2 VSAQs मिलेंगे। एक VSAQ जो ज्यादा कॉमन है वो है COD एंड BOD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें से ज्यादातर उन्हें एक VSAQ तो दोनों भी नहीं देता, एक देता कोई। COD क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर में जो ऑर्गेनिजम्स है उन लोगों को ऑक्सीडाइज करना, ये होता केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज, किसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं यहाँ पर, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। कहां पर है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इन पॉल्यूटेड वाटर, इज कॉल्ड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इट इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर हम वाटर की क्वालिटी डिटरमाइन करें तो, ठीक है। ये हो गया COD। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, the amount of oxygen used by the suitable microorganisms present in water during 5 days at 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज कर रहे हैं, कब, 5 डेज के ड्यूरेशन के लिए, जब उन्होंने 20 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। प्रेजेंट इन वाटर ड्यूरिंग 5 डेज एट 20 डिग्री सेल्सियस। 2 चीज याद करना है, 5 डेज 20 डिग्री सेल्सियस, कहां पर है लोग, पानी में है, कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये लोग क्या यूज करें, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज करें। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन वाटर ड्यूरिंग 5 डेज एट 20 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये 2 आंसर्स हो गए। उसके बाद 2 आंसर्स है, व्हाट इज एसिड रेन, व्हाट इज इट्स pH वैल्यू, एंड मेंशन द इफेक्ट्स
ड्यू टू एसिड रेन। ये दोनों में से भी ज्यादातर पूछता हूँ आंसर। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि एक आंसर एसिड रेन पे आ गया, एक आंसर सीओडी या बीओडी पे आ गया, दो आंसर यहीं से सिमट गए इसके। तो हम अभी एसिड रेन देखेंगे। विच ऑक्साइड्स कॉज एसिड रेन पूछता हूँ, तो हम लिखेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। ठीक है, कौन से ऑक्साइड एसिड रेन फॉर्म कर रहे हैं? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर एसिडिक इन नेचर, कॉजेस एसिड रेन। अब इसकी पीएच वैल्यू कितनी है? 5.6। द वैल्यू एज द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन इज 5.6। ये एक आंसर हो गया। अब उन्हें पूछता नेम टू एडवर्स इफेक्ट्स कॉज्ड ड्यू टू एसिड रेन। तो एसिड रेन के इफेक्ट्स क्या क्या लिखेंगे अपन? पहले तो देखो जो एसिड रेन आजकल हो रहा है अपने पास, जो भी रेन है उसमें एसिडिक है, एसिड है कैसा भी, उससे हो रहा है क्या? जो मॉन्यूमेंट्स है जो अपने पास, जैसा चार मीनार है अपना, यहाँ पर ताजमहल है, इन लोगों की जो खूबसूरती है वो खत्म हो जा रही है। जैसा कि मेटल के अपने पास ड्रेनेज पाइप रहते हैं, उसमें क्या होता है? जंग आ जा रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस ओनली। इसकी एसिड रेन की वजह से जो एक्वाटिक एनिमल्स है उन लोगों की लाइफ हार्मफुल हो जा रही है, मतलब उन लोगों का सर्वाइव करना मुश्किल हो जा रहा ड्यू टू एसिड रेन, क्योंकि पानी में एसिड है। तो आप बस यही चीजें लिखना है बस। एसिड रेन इज हार्मफुल फॉर, अच्छा मेन पॉइंट भूल गया, एग्रीकल्चर, ट्रीज एंड प्लांट्स, इन लोग के लिए भी बहुत हार्मफुल है एसिड रेन। क्रॉप सड़ जा रहे हैं तकरीबन यहाँ पर। क्यों हो रहा है? क्योंकि एसिड रेन की वजह से हो रहा है। तो आप लिखेंगे एसिड रेन इज हार्मफुल फॉर एग्रीकल्चर, ट्रीज एंड प्लांट्स। एसिड रेन डैमेजेस बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ स्टोन और मेटल। इट करोड वाटर पाइप्स, जो ड्रेनेज पाइप को जंग लग जा रहा। इट अफेक्ट्स एनिमल लाइफ इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, या फिर बोलो इट इज हार्मफुल फॉर एनिमल्स विच आर सर्वाइविंग इन वाटर्स। ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स। अब उसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? विच गैसेस कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा क्या? ये तो पूरा पोल्यूशन आ रहा, ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक रीजन है। द गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते CFC, and water vapor gets heated by the radiation which increases the temperature of earth's surface। जो भी हीट रेडिएशन है उसकी वजह से जो अपने पास गैसेस है एटमॉस्फेयर में जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, मीथेन है, ये सारे क्या हो रहे हैं? हीट हो रहे हैं। उससे हो रहा क्या? अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा। लास्ट टाइम अगर अपने पास 45 था, ये टाइम 46 टेम्परेचर मिलता आपको, फिर नेक्स्ट टाइम 47 मिलता, फिर 48 मिलता। वाई? बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा क्या? जो एटमॉस्फेयर में गैसेस है वो रेडिएशन की वजह से हीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से अपना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा। क्लियर है आंसर ये? उसके बाद पूछा उन्हें विच गैसेस कॉज एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो तो हम लिख दिया ऑलरेडी। दिस कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। यही इफेक्ट को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे या फिर हम बोलेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर है ये? डिफाइन सिंक एंड रिसेप्टर, एक क्वेश्चन है इसमें। द मीडियम विच इंटरैक्ट्स विद अ पोल्यूटेंट, वो मीडियम जो पोल्यूटेंट से इंटरैक्ट कर रहा उसको बोलेंगे हम सिंक। रिसेप्टर किसको बोलेंगे? द मीडियम विच इज अफेक्टेड बाय द पोल्यूटेंट, जो इफेक्ट हुआ पोल्यूटेंट की वजह से उसको बोलेंगे हम रिसेप्टर। ठीक है। एक है व्हाट इज पैन, व्हाट इफेक्ट इज कॉज्ड बाय इट। पैन का पहले तो PAN, पैन फुल फॉर्म है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पैन क्या होता? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इट कॉजेस इरिटेट नोज, चेस्ट पेन, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन है गिव द पॉसिबल BOD इज नथिंग बट बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यूज फॉर क्लीन वाटर एंड पोल्यूटेड वाटर। क्लीन वाटर और पोल्यूटेड वाटर के लिए BOD के वैल्यूज क्या क्या है बोल के क्वेश्चन पूछा था। तो आंसर है क्लीन वाटर के लिए 1 ppm पार्ट पर मिलियन बोलते हैं हम उसको, 1 ppm फॉर क्लीन वाटर एंड मोर देन 5 ppm फॉर पोल्यूटेड वाटर। ठीक है। अगर आपको मालूम करना रहा है कि ये वाटर पोल्यूटेड है या फिर आपका क्लीन वाटर है तो आप BOD निकाल लो। अगर 1 आया तो समझो क्लीन है, 5 से ज्यादा आया तो समझो पोल्यूटेड वाटर। ठीक है। और एक क्वेश्चन है व्हाट इज ओजोन होल, वेयर वाज इट फर्स्ट ऑब्जर्व्ड। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉल्ड ओजोन होल। अपने आसमान में आप लोग को तो मालूम होगा एक ओजोन लेयर है जिसकी वजह से अपन अर्थ से जो रेडिएशन आ रहे हैं उससे प्रोटेक्ट हो रहे हैं अभी। लेकिन पोल्यूशन की तरफ से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, मतलब पतला होते जा रहा। तो जहां पर डिप्लीट होते होते खुल गया उन्हें, वो हो गया ओजोन होल। ठीक है। ये पहले कहां ऑब्जर्व हुआ था? इट वॉज ऑब्जर्व्ड इन अंटार्कटिका ओवर द साउथ पोल। कहां पर ऑब्जर्व हुआ है पहली बार? अंटार्कटिका में साउथ पोल के पास ऑब्जर्व हुआ था। क्लियर है? इंशाल्लाह इसमें से कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको कल के एग्जाम में, परसों के एग्जाम में, मतलब VSA के उसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है आपका
चैप्टर नंबर 10 द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सॉरी चैप्टर नंबर 11 पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 14। तो यहां पर आपको पहला एक इंपॉर्टेंट और इजी आंसर मिलेगा, गिव द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन 4 बिट्स देता आपको ने, CO3 2-, डायमंड, ग्राफाइट एंड फ्यूलरेंस। ये चारों में हाइब्रिडाइजेशन दियो बोल के बोलता हूं कार्बन का। तो आप सिंपली याद रखेंगे सिर्फ यहां पर डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने वाला है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है किससे? डायमंड का sp3, बाकी सब 3 एलिमेंट्स का आप लिखेंगे sp2 sp2 sp2। ये एक बार 4 मार्क में भी आया था क्वेश्चन, बस इतना लिखने के 4 मार्क थे, लेकिन बीएससी में भी आया। क्लियर है? नेक्स्ट उन्हें लिख रहा वाई CO पॉइजनस, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस क्यों है बोल के बोल रहा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के पास एक खास प्रॉपर्टी है जो उन्हें क्या करता है, हीमोग्लोबिन से मिक्स हो जाता, उससे होता है क्या, ब्लड क्लॉट होता, जिसकी वजह से आपको मौत हो जाती। तो अगर लिखे उसको, कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली पॉइजनस बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन फॉर्म करता उन्हें, which is more stable and responsible for irregular respiration resulting in death। ब्लड क्लॉट होता, जहां से आपको सांस लेने तकलीफ होती, वहां से आपकी डेथ हो जाती। तो इसलिए CO पॉइजनस है बोल के लिखेंगे। Why CO is poisonous? Because it has the ability to form complex किसके साथ, with hemoglobin। ओके, इतना भी लिखे तो आपके लिए काफी है। नेक्स्ट आंसर है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट VSA की, राइट द यूज ऑफ ZSM5। बहुत इंपॉर्टेंट है। ZSM5 is a type of zeolite। ZSM5 is used to convert alcohols directly into gasoline। ZSM5 क्या है? एक टाइप ऑफ जियोलाइट है जो कि काम किस लिए आ रहा, अल्कोहल्स को डायरेक्टली गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता हूं। बस इतना सा आंसर है। उसके बाद है व्हाट इज एलोट्रोपी, गिव द क्रिस्टलिन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोपी एक्चुअल में है क्या मालूम, एग्जिस्टेंस इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स but having same chemical nature। The existence of an element in different physical forms but having similar chemical properties is known as allotropy। एक वाले साहब के 3 बेटे, तीनों का फिजिकल फॉर्म अलग है लेकिन खून बाप का है, तो वो हो गया एलोट्रोपी। क्लियर है ये? तो कार्बन के एलोट्रोप सूत्र, यानी कार्बन के बेटे जो भी पूरा होने अपने को लिखना है, वो क्या है? एलोट्रोपी किसको बोलेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स बट केमिकल नेचर इज सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज इज सेम, इज कॉल्ड एज एलोट्रोपी। कार्बन के एलोट्रोप्स कौन से होते? डायमंड, ग्राफाइट, फ्यूलरेंस। देखो डायमंड भी कार्बन का है, ग्राफाइट भी कार्बन का है, फ्यूलरेंस भी कार्बन के ही है, लेकिन सबका फिजिकल फॉर्म अलग है। क्लियर है? अच्छा, नेम एनी 2 मैनमेड सिलिकेट्स। बहुत आसान, 2 वर्ड का आंसर है खाली। ग्लास एंड सीमेंट आर द 2 मैनमेड सिलिकेट्स। आप खाली ग्लास एंड सीमेंट नहीं लिखेंगे, द 2 मैनमेड सिलिकेट्स आर ग्लास एंड सीमेंट। क्लियर? सीमेंट। हाउ डज ग्राफाइट फंक्शन एज ल्यूब्रिकेंट? ल्यूब्रिकेंट किसको बोलते हैं? फ्रिक्शन डिक्रीज करने के लिए काम आता। कल पढ़े हुए आंसर आ भी गया अपने को आज ल्यूब्रिकेशन के बारे में फिजिक्स में, जैसा राइट, फिल द इरेगुलरिटीज, या फिर बोलो हम ऑयल और ग्रीस का एग्जांपल ये थे ल्यूब्रिकेशन में। तो उन्हें पूछ रहा ग्राफाइट को ल्यूब्रिकेंट की तरह कैसा यूज करते हैं आप? तो आप लिखेंगे ग्राफाइट एक 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ग्राफाइट क्या है? 2 लेयर या 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। दीज लेयर्स आर हेल्ड बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस। वैन डर वाल एक सबसे वीकेस्ट फोर्स होती। केमिकल बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये सबसे स्ट्रांग होते हैं एंड वैन डर वाल फोर्सेस सबसे वीक होती। तो जो ग्राफाइट के लेयर्स है वो किससे बॉन्ड करे हुए हैं? वैन डर वाल फोर्स से अट्रैक्टेड है। तो ग्राफाइट स्प्लिट्स इजीली बिटवीन लेयर्स, इट्स सॉफ्ट एंड स्मूथ। ग्राफाइट के जो लेयर्स है, बिकॉज उनके बीच में वैन डर वाल फोर्सेस है, तो 2 लेयर्स जो भी रहेंगे वो स्प्लिट आसानी से हो जाते हैं, इसलिए वो सॉफ्ट एंड स्मूथ है। दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं कि ग्राफाइट एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट। क्या लिखेंगे आप? ग्राफाइट एक 2 लेयर का स्ट्रक्चर है, उसके बीच में जो फोर्स है 2 कार्बन के बीच में, वो वैन डर वाल फोर्स है जो कि इजीली स्प्लिट हो जाती है लेयर्स के बीच में, इसीलिए वो सॉफ्ट एंड स्मूथ है। दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं कि ग्राफाइट कैन एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट। देन डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो डायमंड सबसे स्ट्रांग है, राइट? डायमंड का शेप क्या है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। उसकी सीसी बॉन्ड लेंथ जो भी है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम्स है। जो सीसी बॉन्ड उसके अंदर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी ज्यादा लगने वाली है। दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं कि डायमंड को अगर पिघलाना है आपको तो उसका मेल्टिंग पॉइंट आसान तो नहीं होता, उसका मेल्टिंग पॉइंट इसीलिए हाई है।
आप क्या याद रखेंगे, ग्राफाइट बोलते हैं कि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, वैन डर वाल्स फोर्सेस, सीसी बॉन्ड लेंथ 1.42 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जब डायमंड आ जाता तो डायमंड में सीसी बॉन्ड लेंथ 1.54 एंड उसका सीसी बॉन्ड लेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड दैट टू वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। समझ में आया? व्हाट इज द यूज ऑफ ड्राई आइस? क्रीम स्टोन, याद करो। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं ड्राई आइस। क्या होता है वो? कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड फॉर्म में लेके आ जाओ, वो बन जाता है आपका ड्राई आइस। एंड इसका यूज क्या है? कई के लिए यूज करते हैं। एग्जैक्टली, इट इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम्स एंड फ्रोजन फूड। जो फूड फ्रीज करके रखे हुए हैं हम या फिर आइसक्रीम है, उसको ठंडा रखने के लिए काम में आता है। समझ में आया? अच्छा, डायमंड इज यूज्ड एज अ प्रेशियस स्टोन। बहुत मतलब कीमती स्टोन मानते हैं डायमंड को अपन। व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट द लाइट। लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता डायमंड और रिफ्रैक्ट भी करता, जिसकी वजह से शाइनिंग, एक चमक आती है देखो डायमंड में। वो चमक आने की वजह से हम बोलते हैं कि डायमंड को हम एज अ प्रेशियस स्टोन इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट द लाइट, दैट्स व्हाई डायमंड इज यूज्ड एज अ प्रेशियस स्टोन। ये आंसर ऐसे है, आपको अगर रट्टा मत मारो, बस एक वर्ड के हिसाब से समझो इसकी खासियत क्या है। एलोट्रोपी क्या होती? एक एलिमेंट का अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट होना, उसको एलोट्रोपी बोलते हैं। आपको दिमाग में आ जाना। ड्राई आइस बोलते हैं, क्रीम स्टोन दिमाग में आना आपको। ग्राफाइट क्या है? कमजोर है। डायमंड क्या है? बहुत हेवी है, हाई, बहुत मतलब स्ट्रांग है। आपको चाहे कौन सा भी आंसर, आप ये जो मेन पॉइंट्स है वो लिख देना, उसके अंदर आंसर अपने आप बन जाता। समझ में आया? ये तो 2 वीएसए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से, 2 वीएसए यहां से आने वाले ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 14 से। अब नेक्स्ट हम आ जाएंगे द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, चैप्टर नंबर 9। यहां से भी आपको मिलने वाले 2 वीएसए क्यूज। टोटल कितने हो जाते हैं अपने को? 6 वीएसए क्यूज होते हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इंपॉर्टेंट वीएसए क्यूज है। अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्स्ट बुक में 50, 100, 150 वीएसए क्यूज भी मौजूद है। बस हम इसमें से क्या करें, इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट आउट करके पढ़ रहे हैं। लिथियम सॉल्ट्स आर मोस्टली हाइड्रेटेड। लिथियम का क्या है, पहले तो आपको 2-3 चीज याद रहना चाहिए। लिथियम का है स्मॉल साइज और हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, मोर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो आपको लिथियम का कौन सा भी आंसर हो, ये 2-3 पॉइंट दिमाग में आ जाना। लिथियम क्या है? लिथियम आयन हैज स्मॉल साइज एंड मोर चार्ज डेंसिटी, सो इट हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, दैट्स व्हाई लिथियम सॉल्ट्स आर मोस्टली हाइड्रेटेड। लिथियम छोटे साइज का है, उसके पास हाई चार्ज डेंसिटी है, इसलिए लिथियम सॉल्ट्स मोस्टली क्या रहते हैं? हाइड्रेटेड रहते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम मेटल इज बर्न्ट इन एयर? ये यूनिट से बहुत बार रिपीट हुआ। क्या होता है अगर हम मैग्नीशियम मेटल को एयर में बर्न कर दिए तो व्हेन मैग्नीशियम मेटल इज बर्न्ट इन एयर, उन्हें रिएक्ट करता था कि ऑक्साइड्स और नाइट्राइड्स से, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से रिएक्ट करता, करके क्या फॉर्म करता? ऑक्साइड्स एंड नाइट्राइड्स। When magnesium metal is burnt in air, it reacts with oxygen and nitrogen and forms oxides and nitrides. अब उसका रिएक्शन लिखना है, Mg plus O2 होता है Mg2O, Mg plus N2 होता है Mg3N2। ये रिएक्शन है, आप लोग देख लो आराम से, इजी रिएक्शन, मतलब ऐसा डिफिकल्ट वाला नहीं है। Mg को आप पहले O2 से रिएक्ट करेंगे, Mg को फिर आप N2 से रिएक्ट करेंगे। N2 के साथ करने पे Mg3 लेना पड़ता है आपको, और O2 के साथ रिएक्ट करने पे Mg आपको 2 लेना पड़ता है। क्लियर है? देन अच्छा, व्हाट इज पीओपी? घरों में आजकल हर घर में कॉमन हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस घर में है। आजकल अपन जाके लड़ ले रहे हैं, गिर जा रहे हैं गाड़ियां भगाते हुए, हड्डियां टूट जा रहे हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इस्तेमाल होता है, पीओपी। आपको जो प्लास्टरिंग करते हैं उससे ही काम आता। डेंटिस्ट में काम आता, डेंटिस्ट जो यूज करते दांतों में जो सीमेंट फिल करते हैं वो भी पीओपी है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या? हेमीहाइड्रेट। क्या है वो? हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। किसका हेमीहाइड्रेट है? कैल्शियम सल्फेट का। इसको बोलेंगे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला क्या है इसका? CaSO4 विच इज कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। हेमीहाइड्रेट यानी हाफ H2O, आधा पानी का मॉलिक्यूल। हेमीहाइड्रेट ऑफ CaSO4 इज कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। मेंशन इट्स यूज। इसके यूज क्या क्या है आप बोले अभी? इट इज यूज्ड इन डेंटिस्ट्री, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टैच्यूज, इन प्लास्टरिंग द फ्रैक्चर बोन्स, फॉर फॉल सीलिंग। ये भी लिख सकते हैं आप। जहां जहां आपको दिख रहा, दिमाग में आ गया कि यहाँ यूज हो, तो सीधा लिख देना, राइट। तो ये तो नहीं बोलेंगे। व्हाई इज जिप्सम एडेड टू सीमेंट? सीमेंट में जिप्सम ऐड क्यों करते? क्योंकि उसका जो हार्डनिंग प्रोसेस रहता है उसको उन्हें फास्ट कर देता। जिप्सम स्लो डाउन कर देता, सॉरी,
gypsum is added to cement to slow down the setting process of the cement so that it gets sufficiently hardened. वो हार्ड करने आता है, हार्ड करने के लिए काम आ रहा है, लेकिन उन्होंने क्या था सेटिंग प्रोसेस का स्लो करता ताकि उन्हें सही से हार्ड हो सकना, राइट। देन फिर आ गया लिथियम का आंसर। लिथियम रिएक्ट्स विद वाटर लेस विगरसली देन सोडियम। आपके दिमाग में एक ही पॉइंट आना, लिथियम छोटा साइज है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, दैट्स व्हाई हाई हाइड्रेशन वैल्यू भी है इसका, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इट रिएक्ट्स विद वाटर लेस विगरसली। उसके बाद एक क्वेश्चन है, राइट द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम। ये ज्यादा पूछा हुआ है आपको, 4 बिट्स है यहाँ पर, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, जिसमें से सोडियम एंड कैल्शियम ज्यादा पूछा हुआ है। इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस लिखना है आपको। सोडियम का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? सोडियम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड्स इनटू सेल। ये पूरा बायोलॉजिकल आंसर है। और मैग्नीशियम, कैल्शियम का क्या काम है? कैल्शियम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल्स इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, इंटरन्यूरल ट्रांसमिशन, सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी एंड ब्लड कोआगुलेशन। ये आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि पूरा बायोलॉजिकल टर्म्स है, मतलब बॉडी का जो अंदर के पार्ट्स के बारे में, वो सोडियम के आयन कहाँ काम आते, कैल्शियम के आयन कहाँ काम आते, वो यूज लिखना है आपने। चैप्टर नंबर 7, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड एसिड बेसिस, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस में देखो, एक ऐसा इक्विलिब्रियम रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों सेम फेस में, सेम फेस की बात हो रही है यहां पर। तो देखो, रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड पे रहते, प्रोडक्ट्स राइट साइड पे रहते, और जो कैटलिस्ट है वो कहां रहता? बीच में रहता। तो उन्हें बोला कि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता? जहां पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों भी सेम फेस में होना, यानी दोनों भी सॉलिड में होना, या तो दोनों गैस में होना, या तो दोनों भी लिक्विड में होना, तो वैसे उसको बोलेंगे हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेटेरोजीनियस क्या होता? ऐसा रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों डिफरेंट फेसेस में होना, रिएक्टेंट्स अगर सॉलिड है तो प्रोडक्ट लिक्विड में रहना है तो गैस में रहना, तो वैसे इक्वेशन को बोलेंगे होमोजीनियस हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। Lewis acid, give an example, one of the most important VSAQ from this chapter. What is Lewis acid? Give an example. A substance which can accept an electron pair to form coordinate bond. ऐसा सब्सटेंस जो आपको इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सक रहा, क्यों एक्सेप्ट कर रहा? बिकॉज टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड अ लेविस एसिड। एग्जांपल आप लिखेंगे BF3, BCl3, या फिर बोलो H+. And then, can catalyst disturb the state of equilibrium? No. Catalyst increases the rate of both forward and backward reactions equally. That's why equilibrium is not altered or changed because of catalyst. Catalyst से reaction पे, equilibrium reaction पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। Catalyst क्या करता? फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को इक्वली इंक्रीज करता। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम? ये भी ऐसे कि वो इंपॉर्टेंट है, शायद आ सकता है आप लोगों को। व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम? इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इफ द रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड का है और जो रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड का, अगर दोनों भी इक्वल है तो वैसे उसको बोलेंगे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है आंसर ये? उसके बाद आप लोग 4th यूनिट से एक VSAQ देख लेंगे। Which gases diffuses faster, N2O2 और CH4? तो हम बोलेंगे CH4 का मॉलिक्यूलर वेट कम है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, दैट्स व्हाई CH4 जल्दी से डिफ्यूज हो जाती। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑलरेडी हम SAQ में पढ़े हुए हैं, डेल्टन्स लॉ हम ऑलरेडी SAQ में पढ़े हुए हैं। और which gas, why the gas constant R is called universal gas constant? Because the value of gas constant is same for all the gases, that's why हम बोल रहे हैं कि R को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। That's it boys, इतने पढ़ लो, और ज्यादा अगर पढ़ना चाहे तो VSAQ तो आप लोग के पास है ऑलरेडी, वो पढ़ ले सकते हैं। ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो ज्यादातर आने के चांसेस है कल के एग्जाम में, परसों के, तो आप लोग ये VSAQ देख लेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।